हम देखें तो एक छोटे से बच्चे को भी देखें तो उसकी भी जो इमोशंस होती हैं वो या उसका जो डिमांड्स होती हैं वो भी अपनी इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस करता है। लाइक वो रोता है, उसको कोई चीज़ ना पसंद आ रही है तो ही और शी ओनली शोज हेट्रेड इन दिस बाय जस्ट पुटिंग दैट थिंग अवे फ्रॉम हिम। या आप बहुत ज़्यादा तो ऐसा होगा कि उसको फेंक देगा, या अगर कुछ खाने की चीज़ है तो वो मुंह से फौरन निकाल देगा। अब ये वो है जिसमें वो डिस्गस्ट शो कर रहा है, वो हेट्रेड शो कर रहा है। या अगर इफ ही इज फीलिंग लव तो वो आपको आके जो है वो हग करेगा। सो ये इमोशंस जो हैं वो तो हमारे साथ वो इननेट है, राइट। हम ये नहीं कह सकते कि इमोशंस जो हैं वो हमने उनसे पीछा छुड़ाना है या किसी का इमोशनल होना बुरी बात है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट. So being emotional is very, very good, but the only thing that we are going to discuss over here is how to channelize our emotions. So when we are experiencing any kind of positive or a negative emotion, so how are we going to channelize those emotions? So हम जो internally feel कर रहे होते हैं, हम वो किसी ना किसी तरह अपनी body language से show करते हैं, right? If we are feeling happy तो हम क्या करेंगे कि हम खुश होंगे, हम गाने गाएंगे या जंप करना शुरू कर देंगे जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे खुशी मिलती है, या हमारे चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये वो कॉमन सी जो है वो एक्सप्रेशंस हैं हमारे। जैसे हैप्पी, हैप्पी जो हमारी इमोशन है, आप उसको देखो तो उसको एक्सप्रेस करने का एक कॉमन इमोशन है कि वी आर हैविंग स्माइल ऑन आवर फेसेस, राइट। सो इसी तरह अगर हम नेगेटिव इमोशंस को देखें जिसमें हेट्रेड है, डिस्गस्ट है, तो हम देखते हैं कि उसमें फिर डिफरेंट हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं। हेट्रेड में हमारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, डिस्गस्ट में हमारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं। वी आर डिस्गस्टेड बाय एनी एनिमल जो या इंसेक्ट है या लिजर्ड वगैरह है, कुछ इस तरह। हेट्रेड एक और तरह का हमारा होगा। सो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस हर तरह की हैं, बट उनको हमने एक्सप्रेस किस तरह करना है, हमने उसको चैनलाइज किस तरह करना है ताकि हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, तो बिकॉज ये जो आपकी एक चल रही है वेबिनार की सीरीज, तो इट्स मोस्टली फोकस्ड ऑन हाउ टू ओवरकम योर स्ट्रेस। तो मेरी कोशिश होगी कि हम टारगेट आप के ही एज ग्रुप को करें, आपके एज ग्रुप से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके एज ग्रुप से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो है वो इसमें एड्रेस करें। सो इमोशंस जो है वो हमारी एनर्जी को जो है वो बूस्ट भी कर सकती हैं, और इमोशंस हमारी एनर्जी को डिप्लीट भी करती हैं। पॉजिटिव इमोशंस होती हैं वो हमें बूस्ट अप कर देती है हमारी एनर्जी, ठीक है। हमें अगर सारा दिन हम बहुत खुश हैं तो हमें अगर 10 काम भी कहेंगे तो हम वो कर लेंगे, लेकिन अगर हम सैड हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारी एनर्जी डिप्लीट कर जाती है और हम फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं या फटीग्स फील करते हैं। सो emotions are important because if we did not have them nothing else would matter. अब आप देखो, जब तक आप इमोशंस को फील, वो आपके जो इमोशंस हैं उनको आप एक्सप्रेस नहीं करोगे या आप उनको फील नहीं करोगे, अगर देखो आपको आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया एंड यू हैव बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट थ्रू आउट द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर यू हैव गॉट ए ग्रेड इन योर एग्जाम्स, तो वो अब इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप अगर फील ही नहीं करोगे कि यार आई एम हैप्पी, दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड दिस इज व्हाट फॉर दिस आई हैव वर्कड वेरी हार्ड। सो वो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके जो भी आपके इर्द गिर्द जितनी भी सारी इन्वायरमेंट है उस इंटरेक्शन में आपके इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. So emotions are the stuff of life and most important bond or the glue that links us together. ओके, सो अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि इमोशंस को किसी का इमोशनल होना, या हम जैसे नेगेटिव उसको कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ये तो बहुत इमोशनल है, ये बहुत सेंटी है, इस तरह करके हम कह देते हैं। सो वो ठीक है, वो फाइन, मे बी हम भी किसी सिचुएशन में ऐसे हों, लेकिन ये है कि हमारा हो सकता है टू सर्टन डिग्री हम उस चीज़ को वही बात है कि हम उसको
खूबसूरत तरीके से चैनलाइज कर पाते हो, और हो सकता है अगला बंदा उसको ना चैनलाइज कर पाता हो, या मे बी ही और शी इज सो मच एक्सप्रेसिव कि वो जो भी फील कर रहे हैं वो बस उनके फौरन चेहरे पे आ जाता है, और वो उसको दे कांट गेट अलोंग विद दोज सर्टेन डिस्टर्बिंग स्पेशली इमोशंस, और जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी आजकल ख़ास तौर पे यूथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर हमें देखा जाए तो जैसे हमें एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे रिलेटेड हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आई एम अ प्रैक्टिशनर एज वेल, तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनमें सेल्फ एस्टीम जिनकी बहुत लो होती है। आई हैव अ क्वेश्चन। या श्योर श्योर प्लीज। मैम, इमोशंस जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट ये नेचुरली होते हैं, तो उस केस में हमें जब इमोशंस डोमिनेट कर रहे होते हैं तब क्या करना चाहिए? एंड वी नो दैट कि वो हमारे लिए मतलब अच्छे नहीं हैं, तो हाँ, समटाइम्स हम इमोशंस को कंट्रोल करने के बजाय ऑपोजिट सिचुएशन हो जाती है, इमोशन, इमोशंस आर गोइंग टू कंट्रोल अस। तो इस एग्जैक्टली केस में ऐसा क्या ही करना चाहिए? इसी को ही हम इसी चीज को ही बात कर रहे हैं कि उसको हमें चैनलाइज कैसे करना है। हम उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी आएंगे कि किस तरह चलते हैं। पहले हम यही देखेंगे कि वो इंटेलिजेंस है हमारी, कि हाउ इंटेलिजेंट वी आर दैट वी आर नॉट अलोइंग आवर इमोशंस टू ओवरकम अस। सो हम बजाय इसके कि हम इमोशंस को ओवरकम करें, हम कहते हैं कि ओके लेट इट कम विद द फ्लो। अच्छा, अब हम सैड फील कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आंसर कर दूं, बाकी टेक्निकल इसका जो आंसर है वो आपको फर्दर स्लाइड्स में मिलेगा। ब्रीफली इस तरह है कि आप मेरे ख्याल से ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है कि जब हम सैड फील कर रहे होते हैं तो हम ज़बरदस्ती सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, और जब हम जो है वो बहुत खुशी फील कर रहे होते हैं तो हम जो है वो फास्ट ट्रैक सुन रहे होते हैं और वो हिप हॉप काइंड ऑफ सॉन्ग सुन रहे होते हैं। सो वही बात है कि आप उस वक्त एक्चुअली आपका ये एक्शन जो आप सॉन्ग सुन रहे हो, या आप जो उसको एक्सेसिव थॉट है उसको नेगेटिवली उसको सोची जा रहे हो, और आप एक कमरे में बंद हो के आइसोलेट हो के आंसू बहा रहे हैं और सोची जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। सो एक्चुअली ये छोटा सा रिएक्शन जो है टुवर्ड्स योर इमोशन, आप उस इमोशन को अलाउ कर रहे हो कि वो आपको ओवरकम कर ले, आपको इन्वेट कर ले, और आप जो हो कह रहे हो कि आओ भाई आओ, जो मुझे जितना बुरा फील करवा सकते हो मुझे करवाओ। ठीक है। सो इसमें एक चीज़ और भी आ सकती है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इफ़ यू आर फीलिंग सैड ड्यू टू सर्टन रीज़न, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सो आप उसमें ये करो कि यस सिट एंड डू ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये सिर्फ ना वक्ती है। ठीक है। अगर आप देखो कि कोई कोई कॉमन सी एग्जांपल दो स्ट्रेस की, आप बच्चों की क्या होगी? मे बी आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और आप जितना चाह रहे थे उतना अच्छा आपका क्विज असाइनमेंट कुछ नहीं हुआ, या उतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आए। अब उस पे क्या है कि हम उसको लेकर ये सोचें कि पता नहीं क्या हो गया है, और ये तो पता नहीं क्या बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो बेटा ज़िंदगी मैं आपको यही बताऊंगी, बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि ज़िंदगी ऐसे अल्लाह ना करे इन चीज़ों से नहीं ख़त्म होती। और ये जो प्रॉब्लम्स है, नो डाउट आजकल की जनरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है एज कम्पेयर टू द जनरेशन जो आपसे पहले की हैं। उनमें उतने प्रॉब्लम्स नहीं थे, उनमें एंजाइटी नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन नहीं था, उनमें कंपटीशन इतना हाई नहीं था। अब हम लोगों में ये है कि हर चीज़ में कंपटीशन, हमारे स्टेटस में कंपटीशन है। हम देखो तो हम लोग सब एक स्कूल में पढ़ के निकल जाते थे, हम में कहीं पर कोई क्लास का फ़र्क नहीं था, कोई एक दूसरे को बुली नहीं करता था, मुझे जो अपना ज़माना याद है। अब आपके उसमें और तरह के चैलेंजेस हैं, आपको हर तरह से डील करना है, हर तरह से स्ट्राइव करना है इस एनवायरनमेंट में एक्सेल करने के लिए। सो यस, यहाँ पर सजावल ने लिखा है कि यस दिस टू शैल पास एंड बिलीव यू मी आफ्टर लाइक 3-4 years आपको याद भी नहीं आएगा कि आप किसी ऐसी छोटी सी ट्रिफलिंग के ऊपर, किसी छोटी सी चीज़ के ऊपर आप परेशान थे। वो गुजर जाता है। और इसी में छोटी सी एक चीज़ आप मेरी तरफ से एडवाइस समझ लो या कुछ भी कर लो, कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो है वो आपके लिए ज़िंदगी में वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आपकी ज़िंदगी से फ़र्क पड़ता है। उसमें आपके पेरेंट्स हैं, उसमें आपके सिबलिंग्स हैं, या फर्दर आपके इंशाल्लाह जब आप शादियाँ होंगी तो स्पाउसेस हैं, या फिर आप स्पाउस पे भी खैर वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपके बच्चे। सो ये वो लोग हैं जिनकी परेशानी या जिनकी खुशी से आपको फ़र्क पड़ता है और आपकी खुशी गमी से उनको फ़र्क पड़ता है। सो अगर ये चीज़ें
इनके इर्द गिर्द की कोई चीज़ डिस्टर्बिंग है तो यस वो आपके लिए डिस्टर्बिंग होनी चाहिए। बाकी ये पढ़ाई, करियर, ये सब कुछ जो है वो बेटा टाइम के साथ साथ आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपकी ज़िंदगी आपको उस जगह पे ले जाती है कि जहाँ पर जब आपका करियर बनने लगता है, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स हो तो मैं फोकस उसी पे करूँगी। जब आपका एक तो ये पॉइंट जो एकेडमिकली जो मुझे लगता है कि आप फोकस कर रहे होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स बाय फोर्स आए होते हैं जी, पेरेंट्स की ख्वाहिश थी हम इस डिग्री में आ गए, या अपनी ख्वाहिश भी थी तो वो उस तरह नहीं हम एक्सेल कर पा रहे जितना हम चाहते थे। तो ये इश्यूज हैं, ये वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी कभी मतलब अब इस स्टेज पे आके जब मैंने लाइक पीएचडी किए हुए भी अब अरसा हो गया है, तो मुझे किसी ने उठा कर देखा हो कि मेरी कितनी सीजीपीए थी। बात ये होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ टू द वर्ल्ड, आपने कैसे स्ट्राइव किया। अब मेरे लिए शायद मुझे खुद भी मेरी लाइफ में मुझे अपने ग्रेड्स नहीं याद आएंगे कि मेरा क्या ग्रेड था, लेकिन मुझे ये होगा कि जब जिस फील्ड में मुझे एक्सेल करना था, क्या मैंने उस फील्ड में अपनी पूरी तरह 100% देकर मैंने उस चीज़ में उसको किया कि नहीं किया, मतलब उसको अच्छे से कोप किया कि नहीं। एक तो ये स्ट्रेसर्स आपकी लाइफ में बहुत होते हैं, दूसरा ये कि to be very honest and to be very open, because you all people are mature enough here to talk about this sensitive issue, relationship issues। रिलेशनशिप के आपके बहुत इश्यूज हैं मेरे ख्याल से, एकेडेमिया से ज़्यादा जो है आपके रिलेशनशिप के आजकल के बच्चों के इश्यूज हैं। मैं आपके एक जनरल टर्म यूज़ कर रही हूँ। सो उसमें भी बेटा यही है, जो आपके नसीब में होगा ना वो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। सो वो भी एक चीज़ है जो आपकी इमोशंस को, आपको बहुत सारे लोगों को जो है वो अल्लाह ना करे सुसाइड की तरफ लेकर जाती है। एंड आई हैव डेल्ट विद सो मेनी स्टूडेंट्स और पीपल ऑफ योर एज जो कि रिलेशनशिप इश्यूज को ले आते हैं कि हाय पता नहीं सांस ही नहीं आ रहा, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। तो ज़िंदगी बेटा ऐसी अगर ख़त्म करनी होती तो जो है वो, तो फिर वही बात है कि अगर आप किसी और के लिए ज़िंदगी अगर इतनी आसानी से आपको लगता है कि ख़त्म हो जाती है, और ऐसा बंदा जो कि आपको जो है डिच करा रहा है या डॉज कर रहा है या किसी तरह, तो यहाँ पर ये वो चीज़ें हैं जो हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में देखनी है कि जब इस तरह की 2-4 जो मेन इश्यूज़ हैं ख़ासतौर पे बच्चों के, वो जब आपको फेस करने पड़ते हैं एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ, तो उनको आपने कैसे इमोशनली जो है वो डील करना है। ठीक है, सो इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशनल कोशेंट है। हमने आईक्यू सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आपका गैट होता है, आप एनटीएस से वहाँ से पास करके आते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट होता है, कभी कभी इंटरव्यूज़ भी हो जाते हैं। सो वो आपके एप्टीट्यूड को मेजर कर रहे होते हैं, आपका आईक्यू देखते हैं कि ये बच्चा कितना काबिल है कि फर्दर जाकर जो है ये हमारी डिग्री में एक्सेल करेगा। एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट उसको बोलते हैं। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि आजकल के दौर में प्रोफेशनल लाइफ, जब इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट उसमें जाओगे, तो प्रोफेशनल लाइफ में इमोशनल कोशेंट जो है वो आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो उसके अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ी दो तीन एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जो बड़े बड़े नेम्स हैं, आप स्टीव जॉब्स का नेम देख लो, इस तरह एक दो और नेम्स हैं मेरे ख्याल से, आई एम वेरी पुअर इन रिमेम्बरिंग नेम्स, जो जेफ बेजोस है वो भी, और एक अमेज़ॉन का जो आई गेस जो अमेज़ॉन के मेरे ख्याल से बॉयज़ बेहतर बता सकेंगे उसका नाम, जो चाइनीज़ है। ये सारे ड्रॉप आउट्स हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, और बट इनका क्या है कि इन्होंने स्ट्रगल किया और उसके बाद अपने ईक्यू की बेस के ऊपर आगे गए। अब इमोशनल कोशेंट वो है, अगर आप स्टीव जॉब्स को देख लो तो आपको पता है कि उसकी अगर हिस्ट्री उठाओ तो वो कहाँ कहाँ से निकाला गया था, और उसके बाद फाइनली एक स्टेज आई कि उसने उस कंपनी को ही परचेज कर लिया। सो अगर आप इनके इंटरव्यूज़ में देखो तो ये जितने भी बिग नेम्स हैं ये आपको यही बताएंगे कि जो है वो मोस्टली, ये मैं ये नहीं कह रही कि पता चले मुझे कल को कहें कि जी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, कि डॉक्टर आंसर ने आके कहा था कि जी आईक्यू कुछ नहीं होता और डिग्री कुछ नहीं होती। बिल्कुल होती है, वो होती है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आजकल प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करने के लिए जो है वो आईक्यू से ज़्यादा, ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है, ये मैं नहीं कह रही, कि ईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
ठीक है। सो आप देखो कि आपके अगर एक टीचर है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। आपके टीचर हैं, क्लास में आते हैं, उनका बहुत आईक्यू लेवल हाई है और वो एक्सीलेंट थ्रू आउट हिज लाइफ, वो उनका एक्सीलेंट उनका परफॉर्मेंस रही है, और वो आते हैं, आपको पढ़ाते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। इसके साथ ही एक और टीचर हैं जिनका जो क्लास में आते हैं, वो आपसे हेलो हाय करते हैं, आपसे पूछते हैं कि हाउ वाज द वीकेंड, हाउस योर वीक गोइंग, या किसी को कोई प्रॉब्लम है या क्या है, या आपसे बीच में गॉसिप कर लेते हैं या इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि दोनों टीचर्स में बहुत फ़र्क है। एक जो टीचर, बहुत सारे लोगों का IQ EQ साथ साथ भी चल रहा होता है, ऐसे टीचर्स भी होते हैं। सो अब आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द क्लास आपको वो टीचर ज़्यादा याद रहेंगे जो आपके पास आते थे, आपसे पूछते थे, आपका हाल पूछते थे, आपसे आपके पूरे हफ्ते का हाल पूछते थे, सारा कुछ करते थे। आपको वो टीचर ज़्यादा याद आएंगे। आपको प्रॉब्लम होगा, वो इजीली एक्सेसिबल होंगे, आप उनके पास जा सकते हैं। लेकिन एक जिनका IQ है, वो आते हैं और आपको पढ़ा कर चले जाते हैं, तो आपको वो उतने याद नहीं रहेंगे जितना आपको वो बंदा याद रहेगा जिसका EQ बहुत ज़्यादा हाई था, जिसने आपको आपकी प्रेजेंस को वहाँ पर इंश्योर किया था। ठीक है। सो इमोशनल क्वोशंट क्या है? द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ, name and manage one's emotions, and ability to be aware of, name and understand others' emotions. So ability to relate to others in effective ways, both personally and professionally. अब इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपनी इमोशंस को नेम कैसे करते हैं, कि व्हाट एक्चुअली आई एम फीलिंग। अब जैसे ये है कि आपका यूनिवर्सिटी गए, आपका दिन जो है वो अच्छा नहीं गुजरा जैसे आप चाहते थे, आपके बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आए, और आपने कोई असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, और जैसे मतलब बोरिंग सा दिन गुजरा, और फिर आप वापसी पे ट्रैफिक में भी स्टक हो गए, और आप जब घर वापस आए तो घर आके आपने सब घर वालों के ऊपर जो है वो गुस्सा भी निकाला और कहा कि बस ठीक है, मैं अपने उसमें हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं सारा। अब क्या हुआ इसमें, आपकी क्या इमोशंस कौन सी थी, मुझे बताएं। इमोशंस को आपने आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअली मैं सैड फील कर रहा हूँ, बोर्ड फील कर रहा हूँ, क्या मेरा दिन, मैं एक्चुअली उसको आइडेंटिफाई कैसे करूँगा। मतलब अगर मेरा दिन यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया, तो उसका कसूर मेरे घर वालों पे क्या है, ठीक है, या मेरे ओवरऑल बिहेवियर पे क्यों उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो आज नहीं आया, कल आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो मैं दे रही हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई एग्जाम्पल्स हैं तो ज़रूर बताएं। सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी एग्जैक्टली इमोशन है क्या, सैड है, और सैड है तो किस वजह से। हो सकता है दिन ही ना अच्छा निकला हो। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि आज का दिन ही नहीं अच्छा था, तो सारा का सारा कसूर हम वो उस बेचारे दिन पे लगा देते हैं जो रोज ही निकलता है और रोज ही खत्म होता है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, और फिर आप अपनी इमोशंस को कैसे बिहेवियर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, बिहेवियर के थ्रू। सेकेंड इसका कंपोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का ये है कि आप फिर दूसरों की जो है वो इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। अब मैं बेटा मैं अब ये करूँ कि मैं जी क्लास में गई हूँ और मैं जाके एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छा है और क्लास में हमेशा प्रेजेंट भी होता है और कॉम्पिटेंट भी है, बात भी मतलब अच्छे से करता है, असाइनमेंट्स भी टाइम पे होती हैं। अब क्या है कि अचानक उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है उसकी लाइफ में, और मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है कहाँ क्वेश्चन होती है, वो ये कि वो जब आके मुझे कहे कि मैम जो है मेरा इशू हो गया है और मैं नेक्स्ट लास्ट 2 वीक्स में जो जो काम हुआ है वो मैं आ नहीं सका, सबमिट नहीं करवा सका, या इस तरह है, तो आप मुझे जो है वो 2 मोर वीक्स की एक्सटेंशन दे दें काम। अब मेरा उसमें क्या होगा, अगर मैं बहुत रिजिड होंगी तो मैं कहूंगी कि नहीं ये तो कोई बात नहीं, तो हो गया है, अब आपका जो है उसमें तो आपका 0 ग्रेड लगेगा, 0 मार्क्स लगेंगे, आगे फर्दर देखते हैं। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मेरी इंटेलिजेंस होती है कि क्या आई वॉज एम्पैथेटिक इनफ टू अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अनदर पर्सन, कि जो कि मुझे बता रहे और मुझे लग भी रहा है कि ये जेन्युइन केस है,
तो मैं क्या उसको इतनी सी लेवरेज नहीं दे सकती कि मैं उसको कहूँ कि हाँ ठीक है चलो मैं आपको जो है थोड़े से उसके साथ कोई एक वो वही बात है कि बीच का रास्ता निकाल के या इस तरह कर लें, या इस तरह इसके अलावा आपकी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं कि हम लोग अपनी इमोशंस तो हम तो कहते हैं कि आप नहीं समझ सकते हम जो फील कर रहे हैं, सो हम भी इवन दूसरों की इमोशंस फील नहीं करते. So basically to understand our emotions and behave accordingly, and to understand others emotion and behave accordingly. So इन प्रैक्टिकल टर्म्स इमोशंस यस डेफिनेटली हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती हैं, और जो है इसके अंदर मोस्टली जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो वो करते हैं. अब आईक्यू जो है वो हेड से होता है, वो हमारा ब्रेन है जो सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है. ईक्यू जो है दैट इज़ फ्रॉम हार्ट, ठीक है, वो आपका हार्ट है जो जिससे आप दुनिया अपने अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को जो है वो क्या कहते हो इमोशनली उसको आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, इज दिस अ क्वेश्चन हाउ टू डील विद करियर एंजाइटी इन द मिडनाइट. ये मोहम्मद मुझे इनका फुल नेम नहीं नजर आ रहा, उसामा है या कौन है. हाउ टू डील विद करियर एंजाइटी इन द मिडनाइट. ये बेटा ये वही है कि जो आखिरी रात को पढ़ेंगे तो ये लास्ट नाइट को पढ़ेंगे तो करियर एंजाइटी तो होगी ना, लेकिन अदरवाइज आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर, ठीक है, मुझे याद करवा देना. अच्छा, सो IQ इज फ्रॉम हेड एंड EQ इज फ्रॉम योर हार्ट, ठीक है. सो आर वी गिविंग EQ एजुकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. आप देखो कि अब इस पॉइंट पे आके क्या आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप को जब ये वेबिनार का आपके पास गया होगा, ब्रोशर गया होगा या एडवर्टाइज किया था, सो आपको क्या लगा कि व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट टू अटेंड, कि या व्हाई इज इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लिसन टू. हमें क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके दिमाग में कुछ तो आया होगा ना कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो या व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, और यू रियली वांट टू नो कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. सो अभी आप देखो कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने हमें कह दिया कि आपने ग्रेड्स लेने हैं, IQ आपका हाई होना चाहिए और आपके A ग्रेड्स आने चाहिए एंड दैट्स इट, ठीक है. लेकिन जो EQ है, लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसके अंदर किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आपको जो फर्दर लाइफ में जाके स्ट्रेसर्स आएंगे उनको कैसे डील करना है. किसी ने हमें ये नहीं बताया कि आपको एंजाइटी भी हो सकती है, आपकी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, आपको फेलियर हो सकता है, उसको कैसे डील करना है, डिप्रेशन हो सकता है किसी चीज़ को भी लेकर, वो कैसे हो सकता है, आपकी लाइफ में बर्नआउट एक्सपीरियंस कर सकते हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को कैसे. कोई एक वर्कशॉप थ्रू आउट योर यूनिवर्सिटी, थ्रू आउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, किसी को याद हो कि किसी ने आके, टीचर ने या स्टूडेंट ने या सॉरी आपके पेरेंट्स ने बताया हो कि बेटा इस तरह नहीं, ऐसे आपने करना है. नहीं बताया जाता, हमें नहीं बताया जाता. अब क्यों रिसर्चेस फोकस कर रही हैं कि आप अपने बच्चों को ग्रेड्स पे फोकस मत करवाएं, बल्कि उनकी जो है ओवरऑल उनकी फियर्स, एंजाइटीज और फ्रस्ट्रेशंस को करें, क्योंकि इनका जो है वो रेशो बढ़ता जा रहा है और हमारे यूथ में तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. और अल्टीमेटली जब ये इन इश्यूज़ को अनएड्रेस किए जाते हैं तो आपको पता है सुसाइडल रेट कितना हाई हो गया. सो वी आर नॉट टोल्ड टू लर्न हाउ टू मैनेज इमोशंस. हमें ये नहीं बताया गया कि इंटरैक्ट करते हुए, आपने इंटरैक्ट करना है तो बेटा जैसा आप फील कर सकते हो वैसा दूसरा भी फील कर सकता है. आपने कोऑर्डिनेट कैसे करना है इस एनवायरनमेंट के साथ. आपको एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आएंगे, आपको एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको करियर में आएंगे, आपको अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में आएंगे. सो हाउ यू हैव टू कोप विद देम. आपको उनके साथ एडजस्ट करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट. ये किसी ने हमें बैठ के कभी नहीं बताया कैसा है. हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लर्न करते हैं. हम अपने किससे लर्न करते हैं? पेरेंट्स से. हमने देखा कि घर में लेट्स से कि कोई बात हो गई है, कोई अनबन हो गई है और आर्ग्यूमेंट हो गया है किसी बात पर, तो हमने देखा कि फादर ने जो है वो रूम का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके घर से बाहर चले गए. अब बच्चे ने क्या सीखा कि जब आपको जो है या ऊंचा ऊंचा हम बोलने लग गए, शाउट करने लग गए एक दूसरे पे. अब बच्चा जो है वो ये सीख रहा है अपनी इन्वायरमेंट से. इसी तरह जब वो स्कूल में जाता है तो क्या सीखता है कि जब टीचर की पसंद का काम नहीं है तो भी टीचर ऊंची आवाज में बच्चे को जो है वो बोल रही है, उसको बता रही है.
अब वो जो जो एक ग्रोइंग माइंड है वो ये सीखता है कि अगर आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है आपको, या आपको किसी चीज़ पे आपका आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो उस पे आपने दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना होता है, ठीक है, आपने शाउट करना होता है, एंड यू हैव टू येल। अब बच्चे ने ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर सीख लिया, और हम अपनी बात भी करें तो हमने भी एनवायरनमेंट से यही सीखा। हम अगर इफ़ वी आर ड्राइविंग तो हम क्या करते हैं कि जी किसी ने हमें ओवरटेक कर लिया, और काफ़ी स्पीड से किया, और अच्छे तरीके लेफ्ट साइड से लेट से कर लिया, तो हमें गुस्सा आ गया। अब हमने क्या किया कि हॉर्न पे हाथ रख दिया। अब हमारा बच्चा ये करेगा कि अच्छा ये होता है, मतलब गुस्सा आता है तो रोड के ऊपर आपका रोड जो है आपने वो एंगर है वो इस तरह शो करना होता है। या फिर हमारे पीयर सिखाते हैं, अगर हम खामोश हैं तो दोस्त आगे से बताते हैं, अच्छा तुमने रिएक्ट नहीं किया इसके ऊपर, इस पे तो ऐसे रिएक्ट करना था, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। या तुमने अपनी बात नहीं मनवाई पेरेंट्स से, या उनको किस तरह करना। सो रिसर्चेस जो हैं ओके, मैं वापस आ गई हूँ, यहाँ से रिकनेक्ट हो रहा था। यस मैम। ओके सॉरी। सो यस, रिसर्चेस जो हैं वो बताती हैं कि जो जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस जिनकी हाई होती है वो हैप्पियर होते हैं, हेल्दियर होते हैं, सक्सेसफुल होता है उनका रिलेशनशिप्स में, एंड दे आर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स। उनको उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, कंपैशन होता है हर चीज़ को लेकर चलने का, कि हमें इसको चलाना है इस चीज़ को। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इमोशनली इक्वल जो है वो क्रिएट किए, कि हमारी इमोशंस जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, हम सब एक तरह की इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन टेम्परामेंट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप सिबलिंग्स में भी अगर देखो तो एक चीज़ पे जिस पे एक बच्चे को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, दूसरे बच्चे को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा होगा, या बहुत काम होके बैठा होगा और इनडिफरेंट सा होके बैठा होगा, या वो कहेगा कि अच्छा मतलब गुस्सा करने का क्या फ़ायदा है जब हो गया है। तो आपको इवन एक घर में एक ही ब्रॉटअप जो आपको वो है, आपको इन्वायरमेंट मिलता है, इवन वहाँ पर भी हमारे टेम्परामेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर जेंडर वाइज हमारे टेम्परामेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। So the way we act, express ourselves and use our emotions can be changed. अब लो इमोशनल इंटेलिजेंस वालों में क्या होता है, दे आर वेरी एग्रेसिव। अगर एक सिचुएशन है उसको वो बहुत एग्रेसिवली उस पर रिएक्ट करेंगे विदाउट थिंकिंग। हम फौरन जो है वो रिएक्टिव हो जाते हैं, डिमांडिंग होंगे, बॉसी होंगे, कन्फ्रंटेशनल होंगे कि मैं तो अभी जाके इससे बात करता हूँ ना, इसने आखिर ऐसा कह क्यों दिया, ऐसा हुआ क्यों। ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सेल्फिश होते हैं, लिसनर अच्छे नहीं होते, उनको यह है कि बस मैंने मेरी बात सुन लो, मुझे नहीं, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जो मैंने सोच लिया ना तुम्हारे बारे में बस वही सोचना है, वही हो गया। चेंज नहीं करते अपने बिहेवियर को, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, स्टबर्न होते हैं, और बहुत पिकी होते हैं, फसी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिनका हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो असर्टिव होते हैं, वो बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो अपनी बात दूसरों के दिलों में जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के दिलों में घर कर जाना, पहुंचा देते हैं। एम्बिशियस होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं, सोशेबल होते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि अच्छा देखिए उस बंदे ने अपनी पर्सपेक्टिव से सोचा है, तो हम उसकी सोच को नहीं चेंज कर सकते। सो जब वो ये सोचते हैं ना तो उनके जो सर्कल होता है वो बहुत ब्रॉड होता जाता है, क्योंकि वो लोगों की चीज़ों को वो करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं, निगलेक्ट करते जाते हैं। पेशेंट होते हैं, स्टेबल होते हैं, और कंसिस्टेंट बिहेवियर होता है, केयरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, और नीट और मेटिकुलस होता है। So why is it important? Why emotional intelligence is important? So psychologists, psychiatrists ने और जितने consultants हैं, doctors ने, उन्होंने ये कहा था कि personal characteristic जैसे emotional intelligence है, वो actually वो हमारे behavior को channelize कर रही होती है, हमारे relationships में, हमारी communication में, हमारी adjustment में, हमारी jobs में, हमारे career में, हर चीज़ में। और जैसी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर वो टेंडेंसी है तो हम दूसरों में अनकंफर्टेबल होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ पे वो हमें हिट कर रहा है,
अगला बंदा। सो हम उसको हर चीज़ को दिल पे ले लेते हैं, या फिर जॉब में हम सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं होती, हम खुद सेटिस्फाई नहीं होते तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी नहीं होती। फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हम अनहेल्दी फील करते हैं, और इंटरपर्सनल रिलेशंस भी हमारे हेल्दी नहीं होते हैं। सो हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन प्रैक्टिकल लाइफ, आपके स्ट्रेस को मैनेज, आगे हम ये भी आ रही हैं स्लाइड्स कि हम उसको करना, डील कैसे करना है। सो हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इन प्रैक्टिकल लाइफ इज टू मैनेज स्ट्रेस। मैं यहाँ पर बैठ के जो इंटेलिजेंस का आपको जो है सबक पढ़ा रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है बेटा कि मैं बहुत ही कोई हाई लेवल की मेरी EQ लेवल है मेरा, और मेरे ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। एक होता है स्ट्रेस को रूल आउट कर देना, ख़त्म कर देना, एक होता है मैनेज करना। स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल, रिमेंबर दैट। थ्रू आउट योर लाइफ स्ट्रेस आपको होगा, दैट इज इनएविटेबल। आप उसको कभी जिंदगी से उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। होता है छोटी छोटी चीजों पे। वही बात है कि जो कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं है वो फिर बहुत उनका EQ लेवल बहुत हाई होगा, एंड दैट्स वेरी गुड। सो यू मैनेज स्ट्रेस, आपको मैनेज कैसे करना है। फिर कॉपरेशन है, टीम वर्क है, आप दूसरों को कैसे, ये भी आपका, जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, ये आपका टीम वर्क ही है। जब जो आपके रिजल्ट्स हैं, आपके स्कोर्स हैं, आपके एग्जाम्स हैं, ये आपका और टीचर का मिलके एक टीम वर्क ही है ना, कि आप, उन्होंने आपको पढ़ाया, आपने उनको आउटपुट दिया अच्छी परफॉर्मेंस में। सो वो किस तरह था, आपका दिल करता है फिर उन टीचर से पढ़ने का, उनसे बात करने का, उनके पास जाने का। देन हायर परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल फॉर प्रमोशन, जॉब सक्सेस है। आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, आपको ये लगता है कि इसकी बात देखो, इसकी बात भी तो सब सुन रहे हैं ना, तो हमारी मतलब जो बंदा होता है ना, उसके पास लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है। और इसकी एग्जांपल अगर आपको एक गिद कहीं अपने नजर आए तो डू शेयर विद मी। मैंने बेटा स्लाइड्स वाली स्क्रीन मेरी ओपन हुई हुई है, तो आप लोग जो चैट्स में लिख रहे हो ना, मैं एंड पे उन पे आऊंगी, वो स्क्रीन बाद में ओपन करूंगी। सो क्रिएट्स एन हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट एंड मेंटेन्स हायर जॉब रिटेंशन। ये EQ की रिसर्चेस हैं कि 85% जो है लोग हैं जिनका EQ हाई था, उनको स्टार परफॉर्मेंस का कहा गया। उनका IQ हाई नहीं था जिनको स्टार परफॉर्मेंस का परफॉर्मर्स का वो दिया गया, कह सकते हो आप, नाम दिया गया, ये कहा गया कि परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का करके, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करके। सो 85% वो थे। ये जो है वो आपको अंडर प्रेशर किसी भी सिचुएशन का हो सकता है, उस वक्त आपको अलाउ करती है कि हाउ यू हैव टू चैनलाइज योर इमोशंस। So as a determinant of high performance, EI is twice as important as technical and cognitive skills. And ये जिनका high होता है, they can easily solve their problems and more efficiently, and people with EI positively impact with the people around them. So low emotional intelligence में they blame others. सबसे बड़ी बात, जब हमें मसला आता है, टीचर ने पेपर मुश्किल बनाया था, ठीक है, घर में कोई लड़ाई हो गई, तो मेरे अम्मी अब्बू तो हैं ही ऐसे, वो तो करते ही ऐसे हैं, मेरी बहन भाई भी ऐसे हैं, वो तो करते ही ऐसे हैं, मेरे घर में तो माहौल ही ऐसा है, वो तो करते ही ऐसे हैं, उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग एक्सटर्नल वेरिएबल्स। वाई, मतलब हर दफा दुनिया गलत है, नहीं हो सकती हर दफा दुनिया गलत, ठीक है। सो विक्टिम स्टेटमेंट्स, इफ ओनली, काश मैं कर लेता, काश ये हो जाता, ये भी एक्सटर्नल है, मतलब उसमें Hello, ये है ma'am. I have a question. कि जी जी बेटा, श्योर। Ma'am, so sometime it happened that we didn't perform very well, so that we after that we feel regret, and it take little bit more to recover. So is it a bad emotional intelligence, or what you would like to say about this? आप ये कह रहे हो कि आफ्टर ट्राइंग सो मच हार्ड स्टिल यू गेट वर्स्ट और बैड रिजल्ट्स? No, ma'am. Sometimes we got not good performance. So after that we feel regret, and it take a little bit to recover from that. So कोई is it बात emotional intelligence? बेटा नहीं, बिल्कुल आप फील करो, क्यों ना फील करो। देखो आपको ये पता है ना कि आप लेट्स से, मैं इसको एक सिंपलीफाई कर देती हूँ। आप कह रहे हो कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, प्रेजेंटेशन थी आपकी एनुअल प्रोजेक्ट की, प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी और आपको था कि ये तो मैं उसमें एस कर जाऊंगा।
अब उसमें क्या हुआ कि आपने परफॉर्म किया, आपने जो आपने सोचा हुआ था, जो आपका आइडियल इमेज आपके माइंड में था, आपने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसकी उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी बोलते हैं। ये एक टर्म है, प्रॉपर टर्म है, जो कि अक्सर बच्चों, हमें भी इवन होती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गई हूँ जहाँ पर मुझे भी शुरू शुरू में जब वो मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो आई स्टार्ट स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा होता है कि हाय इतने बड़े बड़ों को मैं बोलूँगी तो पता नहीं उनके सामने मैं मजाक ना उड़ाए। सो परफॉर्मेंस एंजाइटी इसको कहते हैं। बिसाइड्स दैट, अगर फिट है ना ये माइक जिसका भी ऑन है वो उसको म्यूट कर लो। सो उसमें क्या होता है कि आपने किया, आपने अपना 100% देना चाहा था, वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपने उसके बारे में यू फेल्ट बैड अबाउट इट, आपको लगा कि देखो ये तो मेरा जितना मैं चाह रहा था उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। सो कोई बात नहीं, जस्ट सिट, बैठ के आराम से सोचो कि इससे मुझे अब नेक्स्ट पे क्या करना है, मेरी वीकनेस क्या थी इसमें से, जो कि जहाँ पर मुझे, या कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसपे मुझे वर्क करने की ज़रूरत है। एक ये बात, आप उस इमोशन को बिल्कुल फील करो। मैं ये नहीं कह रही कि उसको कहो कि नहीं नहीं बस जाओ, वो आपके लिए तो पॉजिटिव इमोशन है क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हांस कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस को बेटर कर रही है ना। एक दफ़ा अच्छा नहीं हुआ, आपको होगा कि ये 3-4 चीज़ें थी जो ना मेरी लूप होल्स थे जिन पे आई हैव टू वर्क। तो आप जब उनके ऊपर काम करने आप उन पे काम करोगे, फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करोगे आपका वो सब कुछ ओवरकम हो चुका होगा, आपकी परफॉर्मेंस एनहांस कर जाएगी, आप ग्रूम कर जाओगे। ठीक है ना। सो ये तो बहुत अच्छी चीज है। आपको गुड और बैड, मैं इमोशंस को एक्सपीरियंस करने को बार बार कह रही हूँ कि यस करो, लेकिन उसको फिर आप किस तरह करो, दिल पे मत लेके बैठ जाओ कि बस अब तो, अक्सर बच्चे हम क्या करते हैं कि दिल पे लेके जो नेक्स्ट है ना जिंदगी में वो अपना दिल छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि बस नहीं बस ठीक है। सो एक ये चीज, दूसरा ये कि देखो जब आप लेट्स से यही प्रेजेंटेशन हुई, आपने अपने दिमाग में एक इमेज बनाया हुआ था जो आपका आइडियल इमेज था, उसको बोलते हैं। आप एक रियल हो, हमारे दिमाग में एक आइडियल इमेज होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा आइडियल इमरान खान है, ठीक है, या नवाज शरीफ है, लेट्स से, या कोई भी एक्स वाई सी है हमारा जो है आइडियल। इस तरह आप उसको आइडलाइज करते हो उस पर्सनालिटी को, वो एक एक्सटर्नल है, आपकी आइडलाइजेशन है। एक आपका सेल्फ इमेज है जो आप आइडलाइज करते हो कि मैं इस तरह दिखना चाहता हूँ, मैं इस तरह उठना बैठना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। सो आपने अपने दिमाग में जब प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे तो अपने दिमाग में बना लिया कि मैं तो वहां पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब देखो जो आपके सामने बैठे हैं ना, उनको नहीं पता कि आपका आइडियल इमेज क्या था, ठीक है ना। उनके अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई होगी, वो कहेंगे कि यार बड़ा अच्छा तुमने किया, तुम क्यों क्यों ऐसे कह रहे हो कि अच्छा नहीं हुआ। क्या होता है कि हम जो अपना ही कंपैरिजन अपने आइडियल इमेज से करने लग जाते हैं, जब हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमें एंजाइटी होती है। फिर उस पे सोचो कि देखो अगर दुनिया कह रही है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, इसका ये मतलब है कि मैंने उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया है, लेकिन यस जो मेरा आइडियल इमेज था मैं उसको नहीं कर सका। तो बहुत ज्यादा एंजाइटीज हमें उस वजह से भी होती हैं। ठीक है, एक दो दफा मेरे एक दो ऐसे इंटरव्यूज हुए थे जो मुझे लगता था कि उसमें तो मैंने ये भी बोलना था। लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2 रातें ना सोई उसको, मैं इंटरव्यू को बार बार, और मुझे सबने, मेरे फ्रेंड्स और हर किसी ने मुझे बकायदा मैसेज करके कहा कि यार बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू था, तुमने बहुत अच्छी बातें की, ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब मेरा आइडियल इमेज वो था जो मैंने सोचा था। अब लोगों को तो नहीं पता ना कि मैं भी ये बोलना चाहती थी, मैं ये भी करना चाहती थी। आप ये देखो कि आप क्या, आपका आइडियल इमेज आपको एंजाइटी में तो नहीं वो लेकर जा रहा, किसी तरह का कोई स्ट्रेस तो नहीं कर रहा। जस्ट एक्सपीरियंस योर इमोशंस गुड और बैड, वो आपको डेफिनेटली किसी अच्छे रास्ते पे लेके जाएंगी। ठीक है। दूसरा, ठीक है मैम, one thing more please. जी जी। Sometimes मैम हम किसी चीज को नहीं करना चाहते but it happens, so that after we feel like embarrassed about that, and we really don't recover. And the other thing is that can we share these bad feelings, that bad emotion with others, or not? We should keep it with ourselves.
डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन। आप जो कह रहे हो कि एम्बेरस होते हैं, आप बस ये सोच लिया करो कि वो किसी को बाद में याद ही नहीं रहेगा। क्या 2-3 साल के बाद किसी को याद रहेगा कि ये इसका वो है? और दूसरा ये कि बेटा आप कह रहे हो सम इमोशन, सम नहीं, समटाइम्स आप कह रहे हो, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि जो हमने लाइफ में चाह रहे होते हैं वो नहीं होता। तो आप ये देखो कि क्या इसका इफेक्ट जो है वो टेम्पररी है या लॉन्ग लास्टिंग है, और क्या वो हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ कि जो है वो हमारे पे एक टॉल है हमारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ पे। क्या वो इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ज़िंदगी में चीज़ के, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो कितने टाइम के लिए, मतलब फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है, क्या है, या लॉन्ग टर्म है, क्या है? सो यही तो है कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। हम जो है वो बैठ जाते हैं और 2 दिन के बाद और हम उसको नाम दे देते हैं कि जी मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो हमें यही तो देखना है इस इमोशनल इंटेलिजेंस में कि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो जिन पे हमने बैठ के वो करना है। हमें ये सोचना है कि कितनी देर के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस किस हद तक है मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की। ठीक है? सो ये वो चीज़ है। दूसरा आप कह रहे हो कि शेयर करना चाहिए, येस बिल्कुल करना चाहिए। हम जब आगे जाएँगे तो इसी पे बात करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। आप ये भी बात मैं अक्सर अपने सेशंस में कहती हूँ कि ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी शेयर करने के लिए आप मुझसे जो है वो डिसएग्री भी कर सकते हो कि खुशी शेयर करने के लिए बहुत लोग होते हैं, और खुशी की जो हमारी नौयत है ना, उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से कि मेरी बहन की शादी हो रही है, तो वो खुशी मैं घर वालों से सेलिब्रेट कर के साथ शेयर करूँगी, सेलिब्रेट करूँगी। ठीक है, अच्छा मुझे मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आ गए हैं, वो मैं फ्रेंड से भी और घर वालों से भी शेयर करूँगी। ठीक है, फिर कुछ ऐसी चीज़ है, कोई सीक्रेट है जो कि मेरी सिर्फ फ्रेंड को पता है, और वो चीज़ ऐसी है जो मुझे किसी तरह से उस सीक्रेट से मुझे खुशी मिली है, मैं सबसे पहले फ्रेंड से शेयर करूँगी। लेकिन जो आपकी बैड इमोशंस हैं, उनको शेयर करने के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई एक बंदा होता है, जिसमें आप जो सबसे पहले आपको याद आता है, जिस वक़्त आप अपनी ज़िंदगी के किसी इस तरह के बैड इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको जो है ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको फिगर आउट करते हो कि मेरी ज़िंदगी में कौन ऐसा बंदा हो सकता है जो कि मेरी गमी में मेरे साथ हमेशा खड़ा हुआ हो। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको देखना है कि कौन ऐसा है जिसके जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होता है मैं हमेशा, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, भाई हो सकते हैं, कज़न्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, सो शेयर करना, वेंट इट आउट इन कैपिटल लेटर्स। प्लीज अपना जो है प्रॉब्लम बताएं, लेकिन उसको बताएं जो मजाक ना उड़ाए, और ये मत कहे कि यार क्या है, ये क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ यही प्रॉब्लम, मेरे तो इससे भी बड़े बड़े। ऐसे बंदे के पास ना जाए, पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि कौन है जो मुझे एम्पैथाइज करेगा। आगे ये एक टेक्निक भी है, इसको भी देखते हैं। ठीक है, सो जिनका Okay, इमोशनल ma'am. Thank you. इंटेलिजेंस लो होता है, माप लाइए, जिनका इमोशनल इंटेलिजेंस लो होता है वो उन क्रिटिकल फीडबैक नहीं ले सकते, वो दिल पे फौरन ले जाते हैं। ठीक है, वो ओपिनियंस को जी बेटा। Ma'am, sorry for interrupting. Actually, there is a नो question प्रॉब्लम। from one of our participants. He's asking, how can we overcome emotional labor, like the stress we feel at a workplace and due to stressful environments? And moving on further, he asked that emotional intelligence का surface acting मतलब हम लोगों को workplace पे किस तरह से behave करना चाहिए? Surface acting करनी चाहिए या genuine रहना चाहिए? So this is a very legit question, I must say. So if you can वेरी answer गुड that. क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, ये जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है, ही और शी इज लिस्निंग टू मी, Yeah, ma'am. ये मैंने स्लाइड्स बनाई है ना, या जो मैं आपसे इस वक्त आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ये एक्चुअली स्लाइड्स जो थी वो वर्क प्लेस पे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए थी। तो मैंने जब मुझे बख्तावर ने कांटेक्ट किया, तो मैंने इन स्लाइड्स को अब आप यूथ पे, मतलब जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करके इनमें मॉडिफिकेशंस किए। एक्चुअली जब मैंने सबसे पहले दिया था, या अभी भी जो मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ, वो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस ही देती हूँ, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स होते हैं सारे, और वो वहाँ पे सारे मतलब 50-60 एज ग्रुप के लोग भी होते हैं, और 30 से ऑनवर्ड्स।
तो वो इस चीज को बख्तावर आप ही ने क्वेश्चन किया ना मुझे? या मैम। ओके बख्तावर, इस चीज को ना मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, आप मुझे प्लीज इसको रिमाइंड करवा देना, ठीक है? श्योर मैम। यहाँ पर वो जो कह रहे हैं ना कि किस क्या रहना चाहिए, वो पॉइंट इसके अंदर एक्चुअली है, ठीक है? सो आई एम हैप्पी कि हाय शुक्र है मैंने इसको पॉइंट को जो है वो लिखा हुआ था, सो आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो सी इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी, छोटी छोटी खुशियों को जो है वो आप वो कर लिया करें, जो है वो एक्सप्रेस किया करें और बताया करें कि ठीक है मैं आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि आई हैव अचीव दिस, अपनी छोटी छोटी उनको सेलिब्रेट किया करें। सो इमोशनल एरिया, इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 एरियाज हैं। सेल्फ अवेयरनेस, वही बात कि आर यू सेल्फ अवेयर ऑफ योर इमोशंस, आप सैड हैं, आप लेबल कर सकते हैं अपनी इमोशंस को, ठीक है? अब जैसे मेरे पास एक दो आए थे स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज इन लाहौर, वहाँ पर थी, तो वो आए तो वो कहते हैं कि जो है हमें समझ, ख़ास तौर पे कोविड के डेज़ में बहुत इश्यूज हुए थे, क्योंकि जो बच्चे इतने सालों से रोज़ की उनकी एक रूटीन बनी होती है, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल जाना होता है, तो वो जब उनको इतना अर्सा घर में बैठना पड़ा एंड दे वर अनएबल टू सोशलाइज एंड एट दिस फेज ऑफ लाइफ वेयर दे हैड टू दे हैव टू डेवलप देयर आइडेंटिटीज़ कि वो क्या हैं, उनको सोशल इंटरेक्शन करना होता था, तो उस टाइम पे कोविड पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे स्टूडेंट्स को। सो उसमें ये था कि बहुत से आके कहते थे कि कुछ भी नहीं होता, मेरा कुछ दिल नहीं करता, आइसोलेशन में चला गया हूँ मैं, और जो है घर में किसी से बात करने को दिल नहीं करता, ये सारे इश्यूज जो है वो हाईलाइट करते थे। सो अगर मैं उनसे कहती थी कि बेटा आप एग्जैक्टली ये बताओ कि इफ़ आई आस्क यू टू लेबल योर इमोशन, तो एग्जैक्टली हाउ कैन यू लेबल दैट, गिव नेम टू योर इमोशन, आप उसको क्या इमोशन को क्या नेम दोगे? कि आप सैड फील करते हो, तो कहते हैं नहीं सैड तो नहीं, सैड किस बात पे करना है, ठीक है? सो आई आस्क्ड देम कि आप थोड़ा सा लो फील करते हो फिजिकली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली, या क्या आप क्या फील करते हो? तो वो कहते थे कि बस वो अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने शुरू हो जाते थे कि मैं आइसोलेटेड रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा ये करता हूँ। सो जब ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, सो जब आपसे ये कहते हैं कि आप प्लीज़ लेबल करें उसको, सो वहाँ पर जो है वो पहला फेज़ है जो कि दैट इज़ समहाउ क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप क्या करें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, तो यू वर जस्ट ओनली बोर्ड एंड दैट्स इट। सो उसको अब आप ये मत कहो कि जी ठीक है आज का तो दिन ही बुरा गुजरा, या क्या, दिन में अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने फ्रेंड के ना आने का शोक मना रहे थे, तो हमने इर्द गिर्द की खूबसूरती को देखा ही नहीं था, ठीक है? सो सेल्फ अवेयरनेस है, फिर सोशल अवेयरनेस है कि जैसा हम फील करते हैं वैसा दूसरा भी तो फील कर सकता है ना, क्योंकि यूनिवर्सल इमोशंस है ना। सो अगर हम में किसी चीज़ के ऊपर जो है मुझे दूसरे की बात पसंद नहीं आ रही, तो उसको भी तो नहीं आ सकती ना। या अगर जैसे फैमिली में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए उसने तो, वो तो अंडरस्टैंड ही नहीं करते और उनका तो है ही ऐसा, वो तो इसी तरह ही करते हैं। तो देखो हम एक घर में रहते हुए लोग एक दूसरे जैसे नहीं होते हैं। सो हम उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि देखिए मेरी भी बहुत सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं होंगी जैसे मुझे उनकी पसंद नहीं है। सो still we have to get along with each other, still we have to coordinate। ये आपकी सोशल एनवायरनमेंट में भी आता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आता है, आपकी पीयर जो आपका सर्कल है उसके अंदर भी आपका आता है, ठीक है? फिर सेल्फ मैनेजमेंट है, इन सब को लेकर आप खुद को कैसे मैनेज करते हैं, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। सो सेल्फ अवेयरनेस में जो है आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी इमोशंस की, एक्यूरेट असेसमेंट होनी चाहिए, इसको हम देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट में इट मीन्स हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन्स इमोशंस, हाउ देयर फीलिंग्स अफेक्ट देम, अदर पीपल एंड देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब देखो बेटा मैं सुबह उठी हूँ, मैं रात को देर से सोई थी, और मैं सुबह उठी हूँ और मैं ना अच्छे मूड के साथ नहीं उठी, और सुबह उठ के तो है वो मेरा जो है मैं ऑफिस भी गई, मैं मतलब जब जा रही थी रोड पे, तो तब भी मुझे लोग भी पसंद नहीं आ रहे थे, और जो मुझे ओवरटेक कर रहे थे उन पे भी गुस्सा चढ़ रहा था, सिग्नल पे भी मुझे हो रहा था कि क्यों बंद है, हर चीज़ मुझे बुरी लग रही थी। और जो है मैं ऑफिस भी गई और वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा कुछ भी सारा। तो अब मैं अगर मुझे कहें कि जी हाउ वाज योर फीलिंग टुडे,
तो अब मैं सोचूंगी कि मैं उसको ये कह सकती हूँ कि आज का दिन तो बुरा गुजरा, तो मतलब क्यों बुरा गुजरा, हाउ वाज यू फीलिंग, तो मैं अब उस फीलिंग को क्या क्या नाम दूंगी, तो कोई नाम भी नहीं है उस फीलिंग का, मतलब आई वाज जस्ट फीलिंग लो, दैट्स इट। उसमें ये हो सकता है कि रात को मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई थी तो सुबह ही मैं ठीक से नहीं उठी, या आजकल मेरी नींद पूरी नहीं हो रही ड्यू टू सर्टन मसरूफियत और उसकी वजह से मेरा हो सकता है हेड एक भी हो रहा, मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रही हूँ, या मेरा वैसे जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो रही। सो मैं उसको ये कहूँ कि भाई जो है मैं तो आजकल डिप्रेशन में जा रही हूँ क्योंकि, या स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मेरा तो कुछ करने को दिल नहीं कर रहा और इस तरह। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड करना है कि क्या किस वजह से था, हो सकता है रात को सिर्फ नींद ना पूरी होने की वजह से ही आपका उस दिन जो है वो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कम आई हो। सो इमोशनल अवेयरनेस है रिकग्नाइज वंस इमोशंस एंड देयर इफेक्ट, अपनी इमोशंस को करो और उसका इफेक्ट आप पे क्या हो रहा है। आप जैसे पहले वो उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं कि आओ भाई आ जाओ, लेट इट फ्लो, कि आ जाओ भाई इमोशंस आ जाओ, जैसे हम यही कह रहे हैं कि जी थोड़ा सा डाउन फील किया तो हम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। सो डाउन फील कर रहे हैं और रोने का दिल कर रहा है तो रोएं, जितना मर्जी रोएं, एंड देन गेट अप स्ट्रांगली। ठीक है, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, आपकी स्ट्रेंथ्स और लिमिट्स क्या है। क्या आप इतने कमजोर हैं कि दूसरे बंदे, लेट्स से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, और या आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, सो क्या दूसरे के पास वो पावर है कि वो आपको जो है वो ड्राइव करेगी आपकी जिंदगी को। सो ये चीजें सोचने वाली हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी लिमिटेशन, इसका तो मतलब है कि आप इतने वीक हो कि दूसरा बंदा आपकी जिंदगी को जो है वो मोल्ड कर रहा है, आपकी जिंदगी को ड्राइव कर रहा है, कि अब इस बंदे ने खुशी महसूस करनी है, अब इस बंदे ने सैड होना है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपनी वर्थ का पता होना चाहिए, नेगेटिवली नहीं, मतलब लाइक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, आपको अपनी वर्थ और कैपेबिलिटीज का पता होना चाहिए कि क्या मेरी वर्थ क्या है, और जो भी इमोशन है क्या वो टेम्पररी है अगेन, या परमानेंट है, या वो कितना अरसा मुझ पे इफेक्ट कर सकती है। सेल्फ अवेयरनेस में है जिनका हाई लेवल होता है, दे अंडरस्टैंड देयर टैलेंट। अब जैसे अगर मैं आपको अपनी अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं इमोशनली वीक हो सकती थी जब मैं टीनेजर थी, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट ऐसी थी जिसने मुझे वीक करना चाहा था। ठीक है, उसमें आप कह लो कि कोई भी पीयर्स हो सकते हैं, या जो है वो आपका सोशल सर्कल जो भी है वो, चाहे आपके कजन्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे कोई। तो when I was 18 or maybe I was in teenage, I was very very vulnerable, जैसे अब आप लोग हो फ्रेजाइल हो, आपके ऊपर हर चीज़ इफेक्ट कर सकती है। अब क्या है कि मुझे जिन्होंने अगर उस टाइम पे चाहा कि मैं स्ट्रांग ना निकलूं, तो जो है क्या उनकी चाहत को हो जाना चाहिए था, पूरा नहीं। आई बिकेम स्ट्रांग हेडेड पर्सन, मैंने उन चीज़ों को अपने ऊपर तारी नहीं होने दिया। बहुत कुछ ऑब्वियसली चल रहा होता है आपके लाइफ में, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा होता है। सो आई कोप विद, मैं अपने आप का ये कहूँगी कि मुझे ये लगता है कि यस, मैं इमोशंस बहुत हाई लेवल पे जाके एक्सप्रेस करती हूँ। मैं खुश हूँ तो, या मुझे कोई चीज़ पसंद है, मैं बहुत बताऊँगी कि उफ मुझे कितना खूबसूरत है, बस लेट्स से मैं किसी हिली एरिया गई हूँ और मैं कहूँगी कि उफ कितना खूबसूरत है। मतलब मुझे अगर चांद भी, इवन अगर रात को कभी फुल मून होता है और बाहर जाने का इत्तेफाक हो, तो आई डू टेल पीपल अराउंड मी कि देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर मैं नेगेटिव हूँ तो उसमें भी है कि एक दो लोग हैं जिनको मैं फुली 100% में बताती हूँ कि ये चीज़ मुझे गलत है और मुझे गुस्सा आ रहा है, आई एम फीलिंग डिस्गस्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो यस आई डू दैट। सो उसमें यह है कि फिर आप उस चीज़ को किस तरह चैनलाइज करते हैं। सो आप उसको एक्सप्रेस करो, आप अंडरस्टैंड करो और फिर ये कहो कि ठीक है मैंने एक्सप्रेस कर दिया, अब लेट्स कम टू द सोल्यूशन। अब एक्सप्रेस तो हो गया, अब क्या सोल्यूशन ये है कि अब मैं वो एक्सप्रेस भी कर दिया, अगले को बता भी दिया, तो व्हाट्स नेक्स्ट। सो आप अपनी उस बैड और गुड इमोशन को लेकर सारी जिंदगी नहीं बैठ सकते, वो शॉर्ट लिव्ड होती है।
सस्पेंड सेल्फ डाउट, अपना सेल्फ डाउट ख़त्म कर दो। हर किसी का, चाहे जिसका 2 CGPA आ रहा है, जिसका 4 CGPA आ रहा है, यू ऑल आर परफेक्ट, यू ऑल आर, आई मस्ट नॉट से कि परफेक्ट, वी आर नॉट परफेक्ट, बट टू सर्टन एक्सटेंट हम अपनी जिस लाइफ में हम यूनिक हैं, हमारी अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, सो हमें सेल्फ डाउट से हट जाना चाहिए, ठीक है। सो इंटरैक्ट ईजिली विद अदर्स हु आर डिमांडिंग, मेक डिसीजंस इन द calm state of mind। आप उसको फिर बैठ के सोचो, accurately assess themselves and quietly they are quite confident कि yes I can cope with this certain situation very nicely, I have the ability, I have the power, I have been gifted by God to deal with such जो भी आपका XYZ प्रॉब्लम है, ठीक है। देन सोशल अवेयरनेस है। सोशल अवेयरनेस में वही बात है, यूनिवर्सल इमोशंस हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लो, मुझे गुस्सा आ सकता है, अगले को भी आ सकता है, ठीक है। अगर मुझे उसकी बात बुरी लगी है, उसको भी मेरी बात बुरी लग सकती है, वो किसी और पर्सपेक्टिव से सोचता है, मैं किसी। इसकी सिंपल एग्जांपल ये देती हूँ कि जब अल्लाह ना करे आपको किसी रोड पे एक्सीडेंट नज़र आता है, तो आप जब जाते हो उसको करते हो, तो एक बंदा ये बात कहेगा कि शुक्र है जान बच गई, ठीक है, लोगों की जो जिनको एक्सीडेंट हुआ था। दूसरा ये कहेगा कि ओहो ये तो, वो जान की बात वो करेगा कि बहुत बुरा एक्सीडेंट था और दोनों कारें जो है वो बिल्कुल ही ना वो ख़राब ही हो गई, तबाह हो गई, जो भी था। और तीसरे बंदे का एक और पर्सपेक्टिव होगा। सो क्या वो तीनों बंदों लड़ना शुरू हो जाएं एक दूसरे से कि भाई नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ कि जाने बच गई ना, तुम उसी बात पे क्यों नहीं आ रहे, तुम ये क्यों कह रहे हो कि कारें दोनों जो हैं वो बिल्कुल ही तबाह हो गई। सो आप इस एक सोशल उसको सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो कि हर कोई जो उसका पर्सपेक्टिव होगा, जिस नज़रिए से वो देखता होगा, वो उसको करेगा। अब उसके अंदर एक बच्चा खड़ा कर दोगे जिसने हमेशा जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप मूवीज देखी होंगी, तो वो तो कहेगा ओ माय गॉड हाउ थ्रिलिंग इट वाज, वो कार वहां से आई, वो कार वहां से आई एंड दे बम्प्ड इनटू ईच अदर। सो उसका वो बच्चा एक्साइटिंगली बहुत ना वो सिचुएशन को बता रहा होगा। सो वही बात है कि हर कोई अपना अपना पर्सपेक्टिव पेश कर रहा होगा। सो यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल। एम्पैथी हम वर्ड बहुत सुनते आए हैं और खैर हमारी साइकोलॉजी में तो बहुत कॉमन है, दैट यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। अब उसका ये है कि आप कितने इंटेलिजेंटली ये सोचते हो कि जो है आपके पास कोई अपने तकलीफ लेकर आता है, दुख लेकर आता है, या कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया है, आई एम सॉरी टू शेयर इट ओवर हियर कि जब कोविड आया ना, तो उन दिनों फ़ौरन ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। सो बहुत सारे कॉलीग्स ऐसे देखने को आए कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कॉलीग्स की बात मैं वो बता रही हूँ, स्टूडेंट्स ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जी हमारे घर में कोविड हो गया, तो हम आइसोलेट हुए हैं, या XYZ को हो गया, फादर मदर को किसी को, या अक्सर तो पूरे घर को भी हो गया था। सो हमें जो है प्लीज़ एग्जाम्प्ट कर दें 1-2 अटेंडेंस लगाने से। सो उन पे बाकायदा जो है वो टीचर्स ने, जो अच्छे बच्चे थे जिनका आइडिया हो जाता है कि ये नहीं झूठ बोल सकता है, या मतलब आपकी अपनी इमोशनली आप इतने इंटेलिजेंट होना चाहिए ना टीचर्स को कि उनको हो। सो मुझे वहाँ पर बड़ा अजीब लगा कि दे वर आस्क्ड टू गिव दैट रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट। Besides that, putting this something aside, क्या हुआ कि when my parents they experienced COVID, तो तब क्या हुआ कि I was in another city to obviously to be with them. So I sent an email to my boss over there in the previous university, not this one, and I don't want to name the university. So I sent her a letter saying, "Ke, ma'am, please grant me a leave of such days because my parents are suffering from COVID, and we all are, the rest of the family members are suggested to be isolated and all." So what she said, "Can you please send me their COVID जो भी उनकी reports थी?" So I was really amazed कि मतलब empathy कहाँ है। मतलब आपको एक पता है, आपका सिंपैथी तो एक अलग चीज़ है। आप अब मेरे ख्याल से इस लेवल पे आप सबको एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंशिएट करना का बताने का वो नहीं होगा, सबको पता हो। सो आपको मतलब मेरे पास अगर मुझे कोई कहता है, इफ़ आई वाज द बॉस एट दैट टाइम, तो मैं कहती हूँ यस टेक योर टाइम, बिकॉज आई नो कि यार दिस इज़ द पर्सन। और इस लेवल पे प्रोफेशनल लाइफ पे आके मतलब कौन इस लेवल का झूठ बोलता है, वो भी बच्चे तो चलो बोल देते हैं, वो भी अपने माँ बाप के बारे में।
So this is something that I had experience and I'm sharing from my personal life कि ये empathy बहुत important है कि आप दूसरों को understand कैसे करते हैं उनकी feelings को, और फिर आप intelligent. वो अगर मुझसे ना मांगती तो शायद हो सकता है मतलब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, because I was not a liar at that time. So components of empathy है आप observe करते हो, attentive होते हो. एक जो इंटेलिजेंट टीचर होगा उसको पता होगा कि वो 30 स्टूडेंट्स को अगर क्लास में पढ़ा रहा है, सो उसको 30 के 30 स्टूडेंट्स का कैलिबर पता होगा. वो अटेंटिव होगा टुवर्ड्स all of the students, all 30 students equally. उसमें बायसनेस नहीं होगी, बिकॉज क्योंकि आप किससे उसमें बात कर रही हो. इसी तरह जो अभी जो जिन्होंने बख्तावर ने जिनका क्वेश्चन किया था वो प्रोफेशनली, तो जब आप भी वो होते हो, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आप एज अ पर्सन एज एन इंडिविजुअल, सो आप देखते हो आपके क्लास फेलोज में से कौन सा जो है आजकल एब्सेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, कौन ऐसा है जो मे बी वो ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो गया है, कौन सा ऐसा है जिसके ग्रेड्स अच्छे आते थे और अब नहीं आ रहे. सो ये चीज़ें हैं जो दैट यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव. या आपके एनवायरनमेंट में आपके बहन भाई या माँ बाप, आजकल मेरी मदर आजकल बहुत चुप रहती हैं. सो दिस इज समथिंग कि आपको फ़र्क पड़ता है दूसरों से, आप इनडिफरेंट नहीं है अपनी सराउंडिंग से. नोटिस योर इंट्यूशन एंड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशंस को नोटिस करें. फेशियल एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं. अक्सर लोग बड़ी खूबसूरती से अपनी जो है वो सैड इमोशंस को वो छुपा लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस में, लेकिन अगर आप एम्पैथेटिक होंगे तो आपको पता होगा बॉडी लैंग्वेज क्या है. वही बात है कि आप प्यार से बहुत कुछ करवा सकते हैं. टोन ऑफ वॉइस क्या है, इफेक्टिव लिसनर होते हैं और व्यू पॉइंट्स को वैलिडेट करते हैं. फिर हाई स्किल्स ऑफ एम्पैथी में जिनका होता है, दे आर फुली प्रेजेंट विद अदर्स, उनको पूरी तरह तवज्जो देते हैं उनके साथ. एंड द आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग, दे प्रमोट कोलैबोरेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये प्रोफेशनल भी जिन्होंने क्वेश्चन किया था ये उनके लिए भी है. देन गिव एडवाइस विद आस्किंग क्वेश्चंस, with replace giving advice with asking questions, and imagine others point of view and achieve consistently high performance. अब एम्पैथी शो करने में क्या होता है कि हम बहुत स्टबर्न हैं, हम रिजिड हैं, हम सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं कि तो हमने सोच लिया कि अगला बंदा ने ये गलत बात कही है तो ये गलत ही है. सो क्या होगा कि अगला बंदा आपसे डिस्टेंट हो जाएगा. आपके रिलेशनशिप्स में आपके स्पाउस हैं, आपकी फ्रेंड हैं, आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, सिबलिंग्स हैं, वो आपसे डिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि आप इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हैं कि आप ये समझते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जो इमोशनली एक्सप्रेस अपनी इमोशंस को वो कर रहा हूँ, जो इस वक्त फील कर रहा हूँ, वो दूसरा बंदा नहीं कर सकता, ना वो अंडरस्टैंड कर सकता है और वो क्यों करेगा, वो इंसान थोड़ी है. सो वो डिस्टेंट हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं चलेगा. लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन एंड इंटरेस्ट डी वैल्यूज इमोशंस. आपके पास कोई रो के आके बता रहे अपनी प्रॉब्लम को, आप उसकी इमोशन को डी वैल्यू कर रहे हो. आप उसको ये नोशन दे रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो आपसे ज़्यादा बड़ी है. आप उसको ये नहीं सोच रहे कि देखो वो जिस स्टेट पे है उसकी, वो जो आपको बता रहा है और उस बात पे आपसे डिस्कस कर रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या उसके सर्कमस्टांसेस में उसके लिए बहुत बड़ी हो सकती है. ashamed or uncomfortable with emotion and avoidance. Then सेल्फ मैनेजमेंट में आप इसको कैसे करते हैं? इट्स लाइक एन ऑनगोइंग इनर कन्वर्सेशन इज कंपोनेंट ऑफ EQ that frees us from being prisoners of our feelings, and people engaged in such a conversation find ways to control and even to channel in useful ways. इसमें सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले आपने यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस. नो वंस गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर द सॉरी टू से शिट you are doing in your life. So when you have identified yourself as a unique individual and as an adult, and you have stepped in a university life, and maybe after like 3, 4 or 1 year you will be stepping into a professional life, in a practical life, you are solely responsible for your emotions and for your behavior. No one's going to tell you, beta, you have to experience this certain emotion and you have to act like that.
So the process of just experiencing all the emotions and learning how to react to a certain emotion, that has already been, you have gone through that, you have already gone through that process. अब आपने क्या करना है कि अब आपने एक्चुअली उनको लेकर जिंदगी में आगे चलना है. सो सेल्फ मैनेजमेंट जो है, दैट इज, यू कैन से कि यू आर अंडर द प्रोसेस राइट नाउ. आप प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे ना, तो कोई आपको नहीं कहेगा, वो तो उनको पसंद नहीं आएंगी चीजें, वो तो आपको कहेंगे चलें जी आप छुट्टी, यू आर फायर्ड. ठीक है. सो बेटा मुझे पता है आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, मैं आपके पास दूसरी स्क्रीन पे अभी ओपन करूंगी तो मैं उसको ओपन देखती हूँ. ओके. सो अल्टीमेट एक्ट ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब इसमें देखो, मैं आपको एक चीज़, ये तीसरी एडवाइस है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा करती हूँ, और मैं साथ ही पूरी स्टोरी भी बताती हूँ कि व्हेन आई केम बैक फ्रॉम मलेशिया आफ्टर डूइंग माय पीएचडी, तो आई जॉइंड यूनिवर्सिटी इन लाहौर. तो मैंने अपनी ना स्टूडेंट से कहा, क्योंकि साइकोलॉजी में मोस्टली फीमेल्स होती हैं, तो मैंने कहा कि बेटा आप क्योंकि गर्ल्स हो, even for boys, this is for boys even, that you should not, मैं must भी नहीं कह रही, you should not be emotionally, physically, spiritually and mentally dependent on anyone else. अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि जो आपकी लाइफ के स्ट्रेसर्स है ना, हम कहते हैं इमोशनली, मैं आपको कहती हूँ इसलिए, हमें तकलीफ हुई है किसी बात से, हम रोएंगे और हम चाहते हैं कि जिस बंदे ने ही XYZ ने तकलीफ दी है वो हमें कॉल करे या हमारे पास आए और वो हमें इस तकलीफ से निकाले. वाई? मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बुरा फील कर रहा हूँ, तो कोई आके मुझे कहे कि नहीं भाई तुम बुरा फील मत करो या आई एम सॉरी या कुछ भी. वाई? आपके पास इतनी पावर नहीं है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप इस चीज़ को मैनेज कर सको, अपनी इमोशंस को. आप इतने जो है वो रिजिलियंट नहीं हो. आप, अल्लाह मियाँ ने देखो इंसान को जो है वो सबसे ज़्यादा रिजिलियंट बनाया है, और इसकी एग्जांपल ये है कि जब एक बर्ड का जो पार्टनर है, एक बर्ड जो होती है, या इवन पेंगुइन टाइप भी, बर्ड का जो पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती है ना, कुछ दिनों के बाद वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है. लेकिन हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या है? पैसा, ये वो सब कुछ आनी जानी चीज है. किसी अपने का लॉस, डेथ ऑफ अ लव्ड वन. जब अल्लाह मियाँ ने हमें इतना रिजिलियंट बना दिया है कि हम उससे भी रिकवर कर लेते हैं 4-5 हफ्तों के बाद, हमें तो वो ख्याल ही नहीं आ रहा होता. जब इतना रिजिलियंट, तो फिर ये तो बहुत टेम्परेरी सी चीज है. सो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ इमोशनली डिपेंडेंट मत हो कि कोई बंदा आके जो है वो हमें निकाले. फाइनेंशियली, ये कि फाइनेंशियली तो अभी तो आप नहीं खैर से, लेकिन इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट जाओगे तो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो. ठीक है. उसके बाद फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये वो सारी चीज़ें हैं कि स्पिरिचुअली भी फलाने बाबे के पास तो फलाने के पास के वो हमें इस तकलीफ से निकाले. नो, नॉट एट ऑल. सो उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरी स्टूडेंट्स ने मेरी फ्रेंड को कहा, दूसरी कॉलीग को, कि डॉक्टर आंसा जो है ना वो हमें फेमिनिस्ट लगती हैं. उसने कहा क्यों भाई, क्यों फेमिनिस्ट क्यों लगती हैं? कहती देखिए वो कह रही थी कि आप जो है ना वो किसी के साथ जो है डिपेंडेंट मत हो, और ना आप किसी से इस तरह ना उम्मीदें ना लगाएं, तो आप खुद ही वो हो जाए. सो मैंने खैर नेक्स्ट टाइम उसको जाके फिर उनको बताया कि देखो बेटा, अटैचमेंट और डिपेंडेंस में फ़र्क होता है. ठीक है. हम जिंदगी में अपने बहन भाइयों से और अपने जो है वो माँ बाप से, अपने कजन से, अपने फ्रेंड से, अपने स्पाउसेस से, अपने बच्चों से अटैच्ड होते हैं. ठीक है. और टू अ सर्टन एक्सटेंट हम जो है वो भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो गए इस तरह. ठीक है. सो उसमें क्या होता है कि जो है वो डिपेंडेंस एक सर्टन एज तक तो होती है हमें, लेकिन अटैचमेंट और डिपेंडेंस अलग है. सो मैं बिल्कुल मतलब फेमिनिस्ट नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि आप लोगों से इंटरैक्ट ही ना करें. कहते कि इस तरह तो देखिए हम तो किसी में कोई रिश्ता ही नहीं बना सकते कि अगर ऐसा नहीं. सो अटैचमेंट और डिपेंडेंस डिफरेंट है. सो सेल्फ मैनेजमेंट जहाँ पे वर्ड यूज हो गया, तो उसमें उसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. उसमें क्या है? सेल्फ कंट्रोल.
Okay, am I back? Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. सो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सुसाइड तक भी चले जाते हैं। उसके अंदर चाहे वो पीछे बैकग्राउंड कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट हो या रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट हो या फिर एकेडेमिया से रिलेटेड हो। सो उन चीज़ों को मैं बार बार अपने माइंड में रख के ये चीज़ें कह रही हूँ, और आप लोग भी जिनका जो भी कोई अल्लाह ना करे किसी किस्म का स्ट्रेस है या कोई कुछ भी चल रहा है, तो आप उस चीज़ को देख सकते हो। सेल्फ कंट्रोल हो अपने ऊपर, रिएक्टिव मत हो जाए फॉरन रिएक्टिव। ये प्रोफेशनल लाइफ में भी मैं कह रही हूँ। वही बात है कि जो आपके एंगर है ना, वो शॉर्ट लिव्ड है, वो 12 मिनट का होता है। अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा 12 मिनट्स अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो आप बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। और हमारा जो गुस्सा है ना, जो हमारा एग्रेसिव बिहेवियर है, जो कि नेगेटिव इमोशन है, वो एग्रेशन जो है वो बहुत अक्लमंद है। वो हमेशा जो है वो अपने से कमज़ोर पे ही निकलता है। हम एग्रेशन कभी अपने बॉस को नहीं दिखाते, ठीक है? वो हमारी बेइज्जती भी कर देंगे ना, तो हम चुप करके वहाँ से। सो अगर वहाँ हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं अपने एग्रेशन को, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को, या अगर हमें प्रमोशन मिली है तो हम बॉस के सामने छलांगे नहीं लगाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? वहाँ पर भी सेल्फ कंट्रोल किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, तो हम बाहर क्यों नहीं कर सकते? ठीक है? दे आर ट्रस्ट वर्दीनेस, ओपननेस टू चेंज। वो ये कहते हैं कि ठीक है, वो एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, अडेप्टिव होते हैं, एंड दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट, और इनोवेटिव होते हैं। अब ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रैशनल माइंड है, एक इमोशनल माइंड है, और एक वाइज माइंड है। एक रैशनल माइंड है जो जिसको हम कहते हैं दिमाग, इमोशनल माइंड है आपका दिल, और बीच में एक डिसीजन लेता है वाइज माइंड, जिसमें आप थोड़ा सा कंपोनेंट रैशनल माइंड का डालते हैं, थोड़ा सा कंपोनेंट आप इमोशनल माइंड का डालते हैं, और आपका एक डिसीजन निकल आता है वाइज माइंड का, ठीक है? अब इसमें रैशनल माइंड में लॉजिकल थिंकिंग होती है, ठीक है? आप पास्ट एक्सपीरियंस से चीज़ें लेकर आते हैं, रिसर्च होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, फोकस्ड होते हैं। इमोशनल माइंड में कहते हैं कि है नहीं, मतलब जो भी है, देखो है तो हमारा ना, लेट्स से कोई भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप को ले, इसमें एकेडेमिया की मैं क्या एग्जांपल दूँ, रिलेशनशिप को देख लो आप, अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप, अपने पर्सनल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या अपने बॉसेस के साथ या सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप्स। सो उसमें आप देखो कि इमोशनल माइंड में जो है जो रोमांटिक रिलेशनशिप में देखो कि वो सारा कुछ हो के भी हम कहते हैं कि हाय नहीं, फिर भी हमें उससे प्यार तो है। सो इमोशनल माइंड हमें बस एंड में वही बता देता है, ठीक है? रिएक्टिव बहुत होता है, हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। इसी तरह जो है वो नेगेटिव, हम प्रोफेशनल लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है, हम रिएक्ट कर देते हैं। सो इन दोनों को मिला के आपने वाइज माइंड से थिंक करना है, इंट्यूटिव थिंकिंग होगी, ठीक है? उसमें एक बैलेंस होगा, दिल भी होगा और दिमाग भी होगा, ठीक है? तो जैसे हम ये कहते हैं कि जो है वो पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, तो हम ये क्यों नहीं कहते पिज़्ज़ा खाने का दिमाग कर रहा है? क्योंकि जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी ज़ात को समहाउ जो है हमारी सोल को सेटिस्फाई कर रही होती है, वो चीज़ हमें यूजुअली इमोशनल माइंड ही बता रहा होता है, और उस वक्त हो सकता है हमें डॉक्टर ने पिज़्ज़ा खाने से मना किया। वो रैशनल माइंड को हम साइड पे करते हैं, हम इमोशनल माइंड को साथ लग करके कि दिल कर रहा है तो हम पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। हमने रैशनल माइंड और इमोशनल माइंड को ऐसे लेके चलना है कि दिल तो बहुत कर रहा है पिज़्ज़ा का, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है तो मैं 3-4 दिन के बाद खा लूँगा, ठीक है? इस तरह फिर सेल्फ मोटिवेशन है, यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आप इस लेवल पे हो कि आपने आगे जाके अपने करियर में इंशाल्लाह एक्सेल करना है, आप प्रोफेशनल फील्ड में जाओगे। सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपकी दोस्त आके नहीं कहेगी कि बहन पढ़ लो थोड़ा सा, उसके कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कह तो वो देगी या कह देगा, लेकिन कहने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे से जवाब हमारा ये होगा कि हाँ पढ़ लेंगे, कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट, वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं। दे वांट टू एक्सीड और एक्सेल इन देयर लाइव्स। वो अपनी जॉब के ऊपर स्ट्रगल करते हैं, अपनी असाइनमेंट्स को होल हार्टेडली कंप्लीट करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं, उनमें एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। सेल्फ टॉक एक है मैनेजमेंट कि कंस्ट्रक्टिव इनर डायलॉग एक्टिविटी है, या व्हाट आर यू टेलिंग योरसेल्फ लेटली। अब इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ का, वो तो इसी से ही होता है कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, आई एम नॉट वर्दी इनफ,
आई एम नॉट, आप उसको कह सकते हो कि लव्ड एनफ। हम अपने आप को इतनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम रेपिटेटिवली बता रहे होते हैं कि नहीं मेरे साथ ही क्यों, नहीं मैं तो, मेरे साथ ही होना था ऐसे, मुझे पता है मेरे साथ ही होगा, कुछ बुरा ही होगा, मैं हूं ही ऐसे, या मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो जब ये वाली चीजें हैं कि किसी के प्यार करने से डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन फिलहाल अपने आप से तो प्यार कर लो, फिर दूसरों से डिमांड करना के। सो बी कंस्ट्रक्टिव, अपने आप को मोटिवेट करते रहो। फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कम्युनिकेट कैसे करते हो, अपनी बात को भी कम्युनिकेट करो रिलेशनशिप्स को बेहतर करने में, जिसके अंदर ख़ास तौर पे ये बॉस और उनका जो वही जैसे बख्तावर ने कहा था कि उसमें ये होता है कि बहुत दफ़ा हमारे बॉस ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं, या हमारे एल्डर्स आई मस्ट से ऐसे डिसीजंस ले रहे होते हैं जो कि हम उस टाइम पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। आफ्टर फ्यू मे बी ईयर्स हमें पता चल रहा होता है कि ये डिसीजन तो अच्छा, वो डिसीजन इस तरह था इसलिए लिया गया था, और सी देखो वो कितना अच्छा हो गया हमारे उसमें। आप कम्युनिकेट करो, आप ये मत सोचो कि अगला बंदा मुझसे खुद ब खुद जो है मेरी अंडरस्टैंड कर ले इमोशंस, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, अब वो खुद ही समझे ना कि मैंने बात करना क्यों बंद कर दिया। सो ऐसा नहीं है, जस्ट कम्युनिकेट, उसको बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। बॉस के पास जाएं, उनको कहें कि सर मुझे थोड़ा सा, मैं ओवरलोडेड हो गया हूँ, ओवरलोड हूँ मैं, अपने वर्क बर्डन मेरा ज़्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा उसको कम करना चाह रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मतलब कोई भी आप कम्युनिकेट करें और फिर उसकी बात सुने। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने अपनी बात सुना भी दी है तो उसकी बात भी सुननी है, ये टू वे अप्रोच है। असर्टिवनेस स्किल्स हैं, फिर इन्फ्लुएंस अदर्स है, कॉमन गोल्स हैं, रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, कर्टसी शो करें, कर्टसी आपको डेफिनेटली होगी, कंपैशन शो करें, काइंडनेस है, प्रोफेशनल। सो अडेप्टनेस है इंडिकेटिंग डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज इन अदर्स। रिलेशनशिप में आप इन्फ्लुएंस करते हो, कम्युनिकेट करते हो, कन्फ्लिक्ट को मैनेज करते हो, लीडरशिप है, जितने भी बिल्डिंग बॉन्ड्स हैं बॉन्ड्स को बिल्ड करते हो, और कोलैबोरेशन कोऑपरेशन। Then people with high skill levels of managing relationship can count on a wide circle of people during difficult times. Find the common grounds. आप अभी भी देख लो, वही बात मैं दोबारा करूँगी कि एक टीचर जिन्होंने बहुत करीब हो के स्टूडेंट्स को पढ़ाया होता है, ना सिर्फ पढ़ाया होता है बल्कि उनके करीब हो के पढ़ाया होता है। सो आप हमेशा डिफ़िकल्ट टाइम्स में यू लुक अपॉन देम, और इवन टीचर्स को भी ये होता है कि कभी मेरे पे मुश्किल वक्त आया प्रोफेशनली या किसी तरह भी, तो मेरे साथ लोग खड़े होंगे। सो फाइंड कॉमन ग्राउंड्स अमंग डिफरिंग व्यूज़। आपका एक ओपिनियन है, एक मेरा ओपिनियन है, किसी भी रिलेशनशिप में एक पेरेंट्स का ओपिनियन है, एक हमारे बच्चों का ओपिनियन है, देन स्पाउस का ओपिनियन है, आपका ओपिनियन है, ठीक है, बॉस का है, आपका है, सबॉर्डिनेट्स का है, फिर आपके फ्रेंड्स का ओपिनियन है, आपका है, किसी का भी है। आप उसमें ये देखो कि उनका अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, आपका भी है। सो रिजिडनेस जो है अपने उसमें से ख़त्म कर दो, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस खुद ब खुद हाई हो जाएगी। देन रिलेशनशिप इंटरैक्शंस में आप देखो, जब यूनिवर्सिटी जाते हो या किसी नई जगह पे जाते हो, या ऑफिस का जो अभी वो बात कर रहे थे उसका अब मैं आंसर ये दूंगी, जनरल अपना व्यू पॉइंट रखे। मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ये किया कि जब आप नया नया ज्वाइन करते हो ना, आपको ना एक दो बंदे ज़रा करीब आके वो आपको बताएंगे कि फलां बंदा ऐसा है, इससे दूर रहना, वो ऐसा है, इससे दूर रहना। एक्चुअली वो खुद ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना होता है। सो उसमें यह है कि जनरल रखें, आपके साथ जो अच्छा है आप उससे अच्छे से मिले, ठीक है, आप अपनी ओपिनियन बनाएं, दूसरों की ओपिनियन को लेकर अपने रिलेशनशिप्स मत बनाएं। What's your opinion about that particular person? You have to be very picky, you have to be very vigilant regarding that. आप ये देखो उसके अंदर, और जनरल रहो। अगर आपका किसी उसमें ऑफिस पॉलिटिक्स में या कहीं पर भी आपका उसमें काम नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम दैट। अपनी करियर पे फोकस करो, जाओ ऑफिस जाओ, आपसे काम कह रहे हैं आप करो और चुप करके वापस आ जाओ। बिलीव यू मी, मेरे साथ इसी तरह हुआ है कि काफ़ी जगहों पे ऐसे था कि मुझे बीच में डालने की कोशिश की गई, लेकिन मैं हमेशा I was like I keep myself at safe distance always. मुझे ये होता है कि नहीं, यहाँ पर मेरा
जो है वो बोलना नहीं बनता, रिएक्ट करना नहीं बनता. सो आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दैट. क्योंकि अगर ये बंदा जो एक्स बंदा है ये मेरे साथ अच्छा है तो ठीक है, उसका बाकी सबके साथ रिलेशन अगर बुरा है तो वाई आई हैव टू पुट माई रिमार्क्स उसके बारे में अगर कोई भी हो रहा है. तो मैं हमेशा जनरली सबसे वो करती हूँ कि किसी के साथ बहुत क्लोज मत हो, किसी से बहुत डिस्टेंट मत हो, मतलब कि बी एट अ सेफ डिस्टेंस. देन फिर आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मल्टीपल राइट्स एंड रॉन्ग्स हैं, और अचानक से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम. बेबी स्टेप्स लेते हैं, टेक्स टाइम. ठीक है. इमोशनल वही बात है कि ये 5 स्किल्स जो हैं इनसे आप इम्प्रूव कर सकते हो. आप अपनी इमोशंस को जो है वो देखो क्या हो सकती हैं, उनको कम्युनिकेट करो, उनकी फिर बेस के ऊपर उनको अंडरस्टैंड करके फिर डिसीजन लो. रिएक्टिव एकदम मत हो जाओ, और नेगेटिव इमोशंस जो हैं उनको कोशिश करो कि उनको चैनलाइज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर सकें. और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ऑनेस्टली उसको देखो कि क्या है, मेरे वीक एरियाज कौन से जिन पे आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग. कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होना चाहिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस देते रहो कि आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट. ओवर जनरलाइजेशन छोड़ दो, उसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी हो सकता है, या ये सिचुएशन आज हुई है तो कल भी हो सकती है. नो, नॉट एट ऑल. ठीक है. अपने आप को लेबल करना छोड़ो, सार्केज्म जो है वो छोड़ दो, अवॉइड करो नेगेटिव सिचुएशंस को, ह्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, इमोशनल एनर्जी को जो है वो उसको चैनलाइज करो और उसको जो है वो अट्रैक्ट करो. रिलैक्स करो, बिहेवियरल एक्सरसाइजेस करो. फिर सेल्फ रेगुलेशन के क्या है कि प्रैक्टिस वेटिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग. अचानक से रिस्पॉन्ड मत कर दो. वही कहते हैं कि ज़्यादा खुशी और ज़्यादा गमी में जो है कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. ये वही वाली एग्जैक्टली बात है. अपने आप को वही ऑफिस पॉलिटिक्स के ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, गॉसिप से सबसे दूर रखो. ये चीज़ है जो मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ में बता सकती हूँ कि मैंने अपने आप को जो फैमिली मतलब डिस्टेंट फैमिली, बहन भाई तो नहीं, कोई इधर उधर की जो पॉलिटिक्स है मैंने उसको अपने आप को हमेशा उससे दूर रखा है. मैं उनकी गॉसिप्स में मैं किसी की नहीं पड़ी, किसी के ड्रामा में नहीं पड़ी. मुझे ड्रैग ज़रूर किया गया लेकिन आई वाज लाइक प्लीज़ नहीं, मतलब ठीक है आपकी अपनी सोच है. मैंने उनको भी गलत नहीं कहा, मैंने अपने आप को भी सही नहीं कहा. मैंने कहा कि हाँ जी ठीक है, जो आप मैंने सुन लिया, आपने बोला है, आप इस चीज़ को ले आओ. उसमें फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, उनको एक्सेप्ट करो, होंगी. मैंने आपको फिर बताया है स्ट्रेस इनएविटेबल है. डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, उनको दिल पे मत लो, उनको एक्सपीरियंस करो, सोचो, उसमें से अपनी स्ट्रेंथ्स को निकालो और फिर दोबारा बाउंस बैक करो. ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि क्या निकल सकता है, पॉसिबल वे क्या हो सकता है. खुदा न खास्ता बजाय ऐसे कि कहीं किसी नेगेटिव चीज़ पे चले जाओ, किसी एक्सट्रीम बिहेवियर्स पे चले जाओ, तो उसको ये देखो. इसमें फिर वही चीज़ें हैं. देन एक्शंस में यही है, अटेंशन फोकस आपकी होनी चाहिए, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव रहना चाहिए और शुक्र करते रहो. आपके इर्द गिर्द बहुत चीज़ें आपको बिना मांगे सर पे छत मिली है, बिना मांगे आपको अच्छे पेरेंट्स मिले हैं, बिना मांगे आप ये चीज़ें दुआ करके नहीं दुनिया में आए थे कि मैं जब पैदा हूँ तो मेरे सर पे छत हो, या मेरे जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो दोनों मतलब हयात हो, या एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट हो. छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बी ग्रेटफुल, जो है वो ग्रैटिट्यूड को जो है जितना हो सके आप उतना ज़्यादा शुक्र करें. ये तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. और अपने कोई गोल्स सेट कर लो और उसके ऊपर बस अपनी फ़िलहाल ज़िंदगी में अपनी सारी एनर्जीज जो है उसके ऊपर फोकस कर लो. आपका गोल पे जो है आप यू शुड कीप एन आई ऑन द गोल. देन एक्शंस टू इम्प्रूव एम्पैथी. दूसरों की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करो, उनको बताओ कि येस आई डू अंडरस्टैंड, उनके व्यू पॉइंट्स को वैलिडेट करो. अपने मोटिव्स को देखो, उनके व्यू पॉइंट्स को देखो और कोई बेटर सोल्यूशन निकालो और ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड. फिर सम अदर वेज में है, ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं. सोच को आप चैनलाइज करोगे, अवॉइड करोगे ऐसी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को. फिज़िकल स्ट्रेटजीज हैं, योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, और जो है वो चॉकलेट खा लो. ब्लैक चॉकलेट मज़े की नहीं होती लेकिन वो आपको सम हाउ उसमें से निकाल सकती है, टेंशन में से एक टेम्परेरी सा रिलीफ दे सकती है. कन्फ्लिक्ट को हैंडल करो, डोंट ऑफेंड, डोंट बी ऑफेंडेड. किसी का ऐसे मत सोचो कि पता नहीं उसके पीछे उसका क्या होगा, बस्ट करो, उसके पीछे जो होगा वो उसका मसला होगा, आपका मसला नहीं है. ठीक है.
or take the lead. You have to listen, empathize, apologize, or do something, or direct to someone who can take the lead. And you have to say nicely, you have to say no very nicely, neutralize through positive beginning, immediately empathize, courteously explain and empathize, और ये टेक अवे थॉट्स हैं जो कि वो हैं. अच्छा, ये एरिस्टोटल का एक कोट है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है और जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी. इसमें है कि एनीबडी कैन बिकम एंग्री. ठीक है, अभी जैसे अगर हम सिर्फ पॉलिटिक्स की रीसेंट एग्जांपल ले लें, हम सब को जिस पार्टी से भी हमें बस गुस्सा आ जाता है, दैट इज वेरी इजी. किसी पे भी, कहीं पर भी, कभी भी हमें गुस्सा आ जाता है. बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, टू द राइट डिग्री, एट द राइट टाइम, for the right purpose, and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. So I love this quote, कि this is such a comprehensive quote by Aristotle, कि हम गुस्सा तो कर फौरन अभी आ जाएगा, मुझे अभी आ जाएगा, अभी पीछे से जो है कोई मेरे मोबाइल को मैं चार्जिंग पे लगा कर आई हूँ और पता चलेगा कि जी मोबाइल किसी और ने अपना चार्जर लगाते, तो गुस्सा तो आएगा. लेकिन बात वही है कि आपको क्या है, जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दी थी कि गुस्सा लेट से मुझे किसी कार वाले पे आ गया जिसने मुझे ओवरटेक किया था, लेकिन वो थ्रू आउट घर तक चलता गया और घर जाके बीवी बच्चों पे और माँ बाप पे भी निकला, बहन भाइयों पे भी. सो टू द राइट पर्सन, राइट डिग्री, कितनी हद तक, कितना राइट टाइम कौन सा था, राइट पर्पस, क्या गुस्सा करने का वो था भी सही पर्पस भी था, और सही तरीका क्या था. सो दिस इज नॉट विद इन एवरीवन्स राइट. और ये लास्ट ही है कि टू वुल्व्स हैं, जो कि एंशिएंट चिरोके स्टोरी है, जिसमें एक चिरोके जो है वो अपने ग्रैंड सन को बताता है कि हमारे बॉडी में टू किस्म की बैटल्स हैं. He said, my son, the battle is between two wolves inside us all. One is evil, anger. It is anger, envy, jealousy, sorrow, regret, greed, arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, false pride, superiority, and ego. The other wolf is good. It is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy, generosity, truth, compassion, and faith. So the grandson waited for a minute, and he asked, Grandpa, which wolf wins? So the old Cherokee simply replied, the one that you feed. So मैं इसी के साथ ही अपना जो है वो इसको ख़त्म करूँगी. एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड. ये भी मुझे एक स्टोरी ही आप कह लो कि जो है वो मुझे अच्छी लगी थी, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू. सो दिस इज़ इट, कि आप जिसको फीड करोगे वही चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो सामने नज़र आएगी. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. और ओवर टू यू गाइज नाउ. अच्छा, यहाँ पर हम चैट सेक्शन में पहले देख लेते हैं. Ma'am, thank you so much for inviting us to your last knowledge. Now, You're if welcome. anyone has any question regarding today's webinar, they can ask me in the chat box and I will ask it from our speaker. Thank you. अच्छा, यहाँ पर एक अली अहमद ने लिखा है कि is it that a train of all emotion hits us when we are going to sleep, everything negative, every time that we have been wronged by someone, betrayed by, it is because we are finally alone and have time to. Exactly बेटा, आपने अपने ही क्वेश्चन में आंसर लिख दिए कि क्योंकि रात को ही हमें टाइम मिलता है ना ऐसे फारे होके लेटने का. बल्कि जब आप आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तो आपका ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. मेरी बात याद रखना. रात को फिर ये होगा कि आपने अपना मोबाइल उठाया हुआ होगा, और जब तक वो आपके मुंह पे आके गिरेगा आपको पता चलेगा कि ओहो, मैं तो आधा सो चुका था. सो वही बात होती है कि आपको इन चीज़ों का सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि किसने क्या किया, किसने क्या किया. सो अपनी लाइफ पे फोकस करो, किसने बिट्रे किया, ये उसका ज़र्फ था, उसकी थी, मतलब उसके बिट्रे करने से आप हर्ट हुए होगे, लेकिन क्यों, उसको अपने दिल पे क्यों लेना है. ठीक है. Then मुस्फरा ने किया कि share with the ones who care about you, because if you're hiding it from, yes, very good, आप सही कह रहे हो कि yes, we should share. Okay, ठीक है, यही थी. Yes, अब आप verbally कुछ पूछना चाहोगे तो over to you people. Good evening, ma'am. Yes, good evening.
I have a question that humans, as strange as they are, or have a nerve for stopping and picking chances like a purple pebble in brown one, a white rose in reds, and as magical as it that a silver lining in the clouds. But the pattern I'm sure about is that tomorrow the world will find another false sign to believe, or maybe the heart will too. Or do we start to live emotionally placid? बेटा आप मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. Can you please simplify that? I'm asking that we humans basically we tend to ponder over certain emotions, like if we are feeling sad, so we just pick choices like what suits to me in that particular situation. Like a purple pebble, for example, I have different pebbles and I am attracted to that purple color, or a white rose in reds. Or is it like that we start to live emotionally depleted or emotionally placid? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता बेटा. मुझे मुझे आज जो चीज पसंद है वो कल नहीं हो सकती. जरूरी तो नहीं है. आप यही पूछना चाह रहे हो ना कि जो एक इमोशन आज हम फील कर रहे हैं, मे बी आई एम गेटिंग रॉन्ग, लेकिन क्या मतलब आप यही कह रहे हो कि जो एक चीज आज अच्छी लग रही है वो कल भी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी? यस यस. यही पूछ रहे हो? तो नहीं जरूर, मतलब क्यों आपने एक रिजिड पैटर्न पे क्यों चलना है? मुझे आज एक चीज पसंद आ रही है और वो मुझे कल नहीं आएगी. इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, एक सॉन्ग आप उसको इतना सुन चुके होते हो कि वो आपको आफ्टर फ्यू डेज आपको पसंद नहीं आ रहा होता. यू सीक फॉर, ये देखो हमारी ह्यूमन नेचर है. हम जो है ना वो एक चीज पे परसिस्टेंट नहीं रहते. हमें चेंज चाहिए, हमें हर थोड़े अरसे के बाद चेंज चाहिए. वो एक होता है ना रिवॉर्ड का होता है. अगर आपने पॉजिटिव साइकोलॉजी का थोड़ा सा किसी को आइडिया, तो उसमें हम ये वो होता है कि हमारी रिवॉर्ड होता है. देखो अगर हम किसी की लॉटरी भी निकल आएगी ना, तो वो इवन लॉटरी विनर्स ने जिनकी लॉटरी निकली थी, तो वो कहते थे कि मैं कितनी तरह की हैट्स खरीद लूँगा. ठीक है, वो कहता है कि मैंने हर तरह की हैट खरीद ली. और मुझे लेट्स से उसको शौक होगा कोई, उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने कहा कि बाय द एंड ऑफ द टाइम तो मुझे था कि नाउ व्हाट, आई वांटेड चेंज, सो आई वाज फेड अप ऑफ द कलेक्शन ऑफ माय कलेक्शन ऑफ हैट्स. सो वी वांट चेंज. हम एक सर्टेन टाइम के बाद जो है बोर हो जाते हैं एक चीज से. सो इट्स ओके, इट्स फाइन. वी वांट टू सीक प्लेयर. देन वो जो प्लेयर है वो पॉजिटिव, डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव प्लेयर. सो फिर हम दूसरी चीज में सीख करने लग जाते हैं. सो फिर हमें जहां से मिलते हैं हम वो ले लेते हैं. सो इट्स क्वाइट कॉमन, इट्स नेचुरल. Oh my God, ये जिसने भी क्वेश्चन किया, yes अहमद, you can definitely have my contact from बख्तावर, और I would love to have other sessions as well. Okay, फराज ने बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन किया, why social media has more negative impacts on mental health. Oh my God फराज, this is, पता है ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर एक अलग पूरा 2-3 घंटे का सेशन होना चाहिए कि सोशल मीडिया ने जितना हमारी मेंटल हेल्थ को डिटीरियोरेट कर दिया है और कर रही है, तो उसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि उसके ऊपर तो एक अलग से एक सेशन हो जिस पे एड्रेस किया जाए बच्चों का कि बहुत सारे बेटा, बहुत हमारे जो साइकोलॉजिकल जितने डिसऑर्डर्स हैं, आप यकीन करो कि उसमें आधे से ज़्यादा जो हैं जो डिसऑर्डर्स के साथ बच्चियाँ आती हैं, उनमें आधे से ज़्यादा तो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और बॉडी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, अपीयरेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं. लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी सोशल मीडिया ने एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया, फॉल्स इमेज क्रिएट कर दिया है जो आपकी वल्नरेबल और फ्रेजाइल जो माइंड्स हैं उनको टारगेट करके कि वो इन चीज़ों को फेंटेसाइज करने लगे कि ऐसी बॉडी होगी, ऐसे कपड़े होंगे, ऐसा रंग होगा, ऐसा नोज़ होगा, ऐसे लिप्स होंगे, तो आप पता नहीं कितने दुनिया में जो है आपको हाईलाइट किया जाएगा. और हम यही करते हैं कि आप ये काइली जेनर वगैरह को देख लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उनको देख लो तो उनके कंपैरिजन में कोई एक अच्छा इंसान, कोई पढ़ा लिखा किसी को इतना बूस्ट मिला? क्योंकि हम एक फॉल्स नैरेटिव को जो है वो सेल कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, उस पॉपुलेशन को टारगेट करके. सो उसने बहुत 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 प्रॉब्लम्स क्रिएट किए. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम.
मैम मैंने पूछना था कि अगर कोई आपकी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और टॉन कर रहा है, मतलब फ्रेंड्स फैमिलीज समटाइम्स करते हैं, तो उस चीज़ से कैसे मतलब डील करें? मतलब यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट कि अच्छा नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मतलब बुरा तो फील होता है, हर्ट बंदा होता है। बिल्कुल तो होता है, बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली होता है। बेटा मैं इसकी मैंने पर्सनल लाइफ का भी बताया है। जब जब ऐसे हुआ ना तो मैंने तो यही किया है कि ठीक है वो अपने हिसाब से सोच रहा है। और मैं आपको एक अपनी आई थिंक वेरी क्लोज टू माय हार्ट एक एग्जांपल है कि जिन लोगों ने मेरे साथ कभी लाइफ के किसी हिस्से में मुझे बहुत टॉन्ट किया और बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज़ किया या आप कहो कि बिलिटल करने की कोशिश की, और ये उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी। उनको पता था कि इसमें ये पोटेंशियल है कि ये आगे जा सकती है, ठीक है। उस टाइम पे मुझे अपना पोटेंशियल नहीं पता था, लेकिन बस मुझे ये पता था कि मैंने उन चीज़ों को अपने ऊपर नहीं लेना। आई न्यू कि आई एम केपेबल इनफ टू टेल द वर्ल्ड के बस मुझे ये था कि बस आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, और इवन दो आई हैवंट डन एनीथिंग बिग येट, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द टाइम टू डू समथिंग बिग। बट ये है कि बस मुझे ये था कि नहीं ठीक है। सो एट दैट टाइम दे डेफिनेटली न्यू कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, और वो उसी को लेकर आपको बिलिटल करने की कोशिश करते हैं, एंड यू आर द वन हु हैज all of the control over yourself, over your own self, that you have to tell the world कि yes, this is the one. And after almost 10 years उन्हीं लोगों ने अपने बच्चों को ये बात कही कि we want you to be like her. So I mean 10 years बहुत मतलब कहने को बहुत टाइम होता है, बट आफ्टर 10 years अगर वही लोगों के आपको पता चल रहा है कि वो लोग अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि वी वांट यू टू बी लाइक हर, दैट्स एन अचीवमेंट, दैट्स इट। आपको उनके तब भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आपकी तो अपनी जिंदगी पे फोकस था, आप चलते रहे अपनी जिंदगी को, आपने अपनी जिंदगी को इतना खूबसूरत अच्छा आगे आप ले गए कि यस यू हैव अचीव एवरीथिंग। अब उनके ये कहने से एक रिवॉर्ड आपको मिल गया, लेकिन ओवरऑल तो आपकी अपनी जिंदगी पॉलिश हो गई थी ना। सो अफसोस करो, लेकिन ये बेटा आप उनके नहीं चेंज, हम जिस सोसाइटी में है ना हम नहीं चेंज कर सकते। सो दिल पे मत लो, ठीक है, उनको करने दो जो वो करते हैं। जी आप यहाँ से। Excuse me, ma'am, I need to make an announcement. The feedback form is uploaded in the chat box. Kindly fill that out immediately for your e-certificates, as the form is just open for 10 minutes. Thank you, everyone. You may continue, ma'am. Okay. सजीला ने एक क्वेश्चन किया और जिस वक्त मैं इसका आंसर करी थी तो सजीला वाली चीज जो है वो मेरे माइंड में आ रही थी कि यस वी डू सी प्लेयर इन थिंग्स एंड यस इट इम्प्लाइज टू पीपल एज वेल। अनफॉर्चुनेटली सजीला, मैंने इसलिए नहीं बोला कि जो है हो सकता है कि किसी का कोई हो इस चीज़ पे वीक पॉइंट, यस, और यही गलत है। यही जो है वो हमारा नफ्स है जो इस्लाम ने कहा है। वही बात है कि बहुत डाइवर्स टॉपिक और डिस्कशन हो जाती है जब हम ये जो प्लेयर की बात कर रहे हैं ना, तो प्लेयर वो है कि वही टेम्पररी होता है, वो हम पहले तो चीज़ों से हमें मिलता है और बहुत दफ़ा इंसानों से भी हम थक जाते हैं। सो और जब इंसानों से थक जाते हैं और when we want to then we start seeking pleasure in other people, वो चाहे opposite gender हो या कुछ भी हो, unfortunately yes it implies to people as well। और वही बात है कि इसमें हमारे इस्लाम ने जब कहा है कि नफ्स, तो वो जब आप नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो ये प्लेयर सीकिंग जो आपके बिहेवियर्स होते हैं ये खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगे और खुद ब खुद जो है हमारे सोसाइटी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनका निकल सकती हैं, उनको रूट आउट कर सकते हैं। Ma'am, we have a question from one of the participants. What can you say about the people who are attention deficit and to cope with that deficiency they develop a secondary personality? Is that really an emotional or psychological issue or just a myth? Beta, attention deficit is itself a psychological problem, right?
एंड उसमें यह है कि इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम देन यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही और शी वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट रिगार्डिंग दैट। उसमें यह है कि अटेंशन आपको पता है स्पैन तो वैसे भी हमारा कम से कम ही होता जा रहा है, पहले 40 मिनट्स था, अब तो 20 मिनट्स से भी शायद मेरे ख्याल से कम होता जा रहा है। रिसेंट रिसर्चेस जो मैंने देखी थी उसमें तो 20 मिनट्स था। सो अटेंशन डेफिसिट अगर आप बात करें हो तो आई डोंट नो कि वो वेदर इट्स अ साइकोलॉजिकल you're talking exactly about the psychological disorder, क्योंकि उसमें एक होता है टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम है, हम उसके ऊपर भी बात करते होते हैं। सो वो तो ये है कि अब आपको खुद देखना पड़ेगा कि वो किस आप उसमें आ रहे हो, या एक सिंपली अटेंशन स्पैम है जो कि आपका बहुत कम है, और उसके लिए अगर आप कोई इंटरवेंशंस कर रहे हो कि भाई मेरा अटेंशन स्पैन ज़्यादा हो जाए तो वो तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर अटेंशन डेफिसिट की आप बात कर रहे हो तो आई डोंट नो, मे बी यू शुड सीक अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा मैम आपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम आपने अभी ये अपने सेमिनार में काफ़ी सारे हमें वेज बताए हैं कि जो हम फॉलो कर सकते हैं अपने इमोशनल हेल्थ को बेहतर करने के लिए। अगर हम किसी कोई भी मसला हो रहा है तो हम उसको राइट डाउन कर लें, हम अपने एक पैटर्न बना लें, हम उसको फॉलो करें। तो मैम हम उन लोगों को किस तरह टैकल करें जो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते? वो कहते हैं कि जी देयर इज़ नथिंग लाइक साइकोलॉजी, देयर इज़ नथिंग लाइक अ साइकोलॉजिस्ट, देयर इज़ नथिंग लाइक अ मेंटल हेल्थ, मेंटल मेंटल इलनेस। और आपको पता है कि वो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटीरियरेट हो रही है और आप सही करना चाहते हो, लेकिन वो आप इस बात पे आते ही नहीं है कि वो सही करें। तो हम बेटा उनको किस तरह टैकल कर सकते हैं? इसमें तो आपके यूजुअली एल्डर्स ही होंगे जो मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो इतनी अवेयरनेस आ गई है कि जब मेरे पास बच्चे जो आते हैं ना, क्लाइंट्स आते हैं, जो क्लाइंट्स ही हम लोग तो कहते हैं क्योंकि पेशेंट्स नहीं वो कंसिडर करते उनको, वो बच्चे पूरी पूरी अपनी हिस्ट्री लेकर आए होते हैं, पूरा बताते हैं कि जी मैंने गूगल पर सर्च किया था और मुझे ना ये वाला डिसऑर्डर है तो मैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, मुझे एंगर इश्यूज है मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, मुझे फलां प्रॉब्लम है। तो अब अगर आप इनकी बात करें तो हम तो वी आर सेल्फ अवेयर, हमारी इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन जो वही बात है कि जो हमारे बड़े हैं उनका बेटा कोई हल हो नहीं सकता, उनका जो हल है वो हमारी सोसाइटी में निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अनलेस दे देमसेल्व्स आर सेल्फ अवेयर, कि उनको पता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, हम अदरवाइज नहीं कर सकते। उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि एक तो ये है कि हाय मैं अपने घर के मसले जो हैं वो बाहर किसी को बता दूं तो ये तो क्या हो जाएगा, या मेरे अगर लेट्स से हमारी मदर का फादर के साथ इशू है तो हाय मैं जाके वो क्यों बताऊं, मैं उसका इशू क्यों बताऊं, जो हमें लग रहा है कि इस वजह से हमारी माँ डिस्टर्ब है, बाप डिस्टर्ब है, या फैमिली में हमारे है। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे पास भाई अपनी बहनों को लेकर आए हैं जिनका इशू था, तो वही है कि कहीं बेटा वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका कोई आप हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह सकते कि अब उनका वाकई जो नहीं करना चाहते उनके लिए नहीं है, उनके लिए हम भी नहीं उनको फोर्स करते। बस ये है कि उनको फर्स्ट सेशन में ले आना एक वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके बाद तो फिर साइकोलॉजिस्ट की का देखते हैं ना कि कितना कॉम्पिटेंट है और प्रोफेशनल है, कि उसने कितने अच्छे से उसको जो है वो क्या कह ले उसको ग्रैब कर लिया है कि वो नेक्स्ट टाइम भी आने को तैयार हो जाए। सो ये इशू रहेगा, ये पिछली जनरेशन का इशू रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वेलकम सलाम। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो ये था कि हम लोग अपने टीचर्स को देख के मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी सीखा है, कॉलेज लेवल पे भी सीखा है कि हम टीचर्स को देख के उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा इस तरह मतलब देखा है, वो सेल्फ एक्सपीरियंस भी हुआ है कि हम जब टीचर्स को कोई भी मतलब बच्चा क्वेश्चन करता है ना, तो अक्सर टाइम इस तरह होता है कि टीचर उनको दबा देते हैं। बेटा जो टीचर ऐसे करे ना, अच्छा मेरा एक सिंपल सा है, जिसका सवाल का जवाब मुझे ना आता ना तो मैं तो सिंपल भाई देखो मैं भी इंसान हूँ, मैंने भी किताबें पढ़ के मैं भी आपके पास आने से पहले देखती हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। सो मैं तो सीधा सीधा जाके कहती हूँ कि भाई मेरा एक दिमाग है, आप 30 स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के पास 30 जो है वो
मैं 30 जो है किस्म की नॉलेज जो है वो अपने जो है मैं आज क्लास से लेकर जा सकती हूँ। आप मुझे जो है हर कोई अपना पर्सपेक्टिव बता सकता है, ठीक है, या नॉलेज कोई भी है जो वो आप शेयर कर सकते हो। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो कि जो कि मुझे ऐसे लगे कि मुझे शायद नहीं आता या मैं आंसर नहीं कर पाती, तो बजाय इसके कि मैं गलत आंसर दूं और उसको मैं कहूँ, उसको स्नैप कर दूं कि भाई आइंदा वो बेचारा बच्चा सवाल ही ना करे, और तो उससे बेहतर है मैं उससे कहती हूँ कि बेटा मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो आप जो हो खुद भी देखा और मैं भी देख कर आती हूँ। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि चलो अच्छा है, हम फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और मतलब आप अगले बच्चे को उसमें बेटा ये देखो, अब वही बात है, मैं बीइंग टीचर दूसरे टीचर्स को क्या कह सकती हूँ। मुझे ये लगता है कि आप वो जो एक कल्चर है ना जहाँ पर इंटरैक्टिव सेशन है और बच्चों की वो जो आप कहते हैं ना एनालिटिकल स्किल्स होती हैं और क्रिएटिव जो उनका वो होता है, क्रिएटिव साइड होती है, वो आप उसको इस तरह सवाल का जवाब ना देने पे, मतलब उस तरह स्नब करने पे करके, तो आप उनके उस पोटेंशियल को जो है वो बिल्कुल वेस्ट कर रहे होते हैं। सो ये नहीं करना चाहिए टीचर्स को। और शायद अगर मेरे सामने टीचर्स बैठे होते तो जो ऐसे करते हैं वो उसको बुरा भी मना रहे होते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा ने अगर हिम्मत करके और उसको अच्छा सवाल कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें और उसको बताएं कि यस वेरी गुड क्वेश्चन, बट बेटा आई डोंट हैव एन अपडेटेड नॉलेज रिगार्डिंग दैट, this might be the answer, but the only solution I can see is कि आप भी घर जाके देखो और मैं भी घर जाके देखती हूँ और in next class we can discuss that. ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि हम सब दोस्तों से एक जैसा इंटरैक्ट करते हैं लेकिन कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि हम चेंज हो गए। उसमें पता है ये होता है कि उनकी ना आपसे एक्सपेक्टेशंस उन फ्रेंड्स की और तरह की होती हैं। वो फ्रेंड्स नहीं चाहते कि जिस तरह आप उनसे उस फ्रेंड से XYZ से मिलते हैं तो उस तरह आप ABC से भी मिलें। तो वो अगर ये उनको लगता है कि समहाउ हो सकता है कि वो उनको किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हो, इनसिक्योरिटी हो कि वो आपसे इतना अटैच हो, इतना आपको प्यार करते हो कि वो ये कहे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्त जो है वो इस तरह किसी और लोगों से भी मेरी तरह मेरे वाले लेवल वाला मिले, तो वो इसलिए कह देते होंगे। यही होता है। ठीक है। Yes, anyone else? We have last 3 minutes. You're welcome. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वेलकम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि अब अगर आप देखें हर तीसरे दिन कोई ना कोई यानी कि खुदकुशी हो रही है और इतना इनके स्ट्रेस है हमारी कौम में, तो आगे फ्यूचर में जाके 10-12 साल बाद जो आगे जो यूथ आएगी तो उसका आप क्या समझती हैं? क्या वो स्ट्रेस में वो यानी कि और ज़्यादा लेवल अप नहीं होगा? जैसे जैसे यानी कि टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उतनी ज़्यादा हमें इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे दिमाग को यानी कि स्ट्रेस में लेके आ रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आगे 10-12 साल बाद इसकी क्या सिचुएशन होगी? बेटा सिचुएशन तो ये है कि जितने भी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट और ये सब कुछ ये काम तो बहुत कर रहे हैं इसके ऊपर कि दुनिया को अवेयर किया जाए, लोगों के इन इश्यूज को बहुत ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन देखो उनके एड्रेस करने से फ़र्क इतना बस पड़ रहा है कि मतलब कोई ऐसा अभी सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ रहा जिसको हम कहें कि अपेरेंटली हमने सुसाइड रेट को कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं है। और वही बात है कि हर कंट्री का अपना एक कल्चर है और वो उसके अकॉर्डिंग हर कोई अपने अपने इंटरनेशनल लेवल पे उसको एड्रेस कर रहा है। हम बीइंग पाकिस्तानी और इस क्योंकि कल्चर का हम पार्ट हैं, उसमें बेटा ये है कि हम यही बात है कि हम अपने लेवल पे एक अवेयरनेस ही जो है वो लोगों को दे सकते हैं। उसमें यही हो सकता है कि सेमिनार वगैरह कंडक्ट करें और दूसरा ये कि जो सोशल सपोर्ट है जो कि हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलती है, पीयर्स, कज़न्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स की फॉर्म में, वो इतना स्ट्रॉन्ग सर्कल कर दें कि जो है वो बच्चा जो है वो अपने आप को इतना सेफ फील करे कि मैं अपना प्रॉब्लम किसी से जाके शेयर करूँगा तो बजाय वो मेरे पे हंसने की बजाय वो मुझे उससे निकालेंगे। वही बात है, एम्पैथाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आप जब एम्पैथाइज करते हो तो लोग आपसे वो होंगे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे।
सो फिर आप पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे उनको डील करते हो, कैसे उनकी हेल्प करते हो कि वो इस तरह के इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। लेकिन अदरवाइज़ वही है कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे बेटा ये तो काम करने की ज़रूरत है कि जो इस तरह के बात फिर वही आ जाती है कि कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, वो नहीं शेयर करना चाहता, सो किसी को रेफ़र करके लेकर आना पड़ता है, किसी को ड्रैग करके लेकर आना पड़ता है कि चलें साइकोलॉजिस्ट के पास। सो ये इशू प्रिवेल तो कर रहा है, लेट्स सी कहाँ ले जाता है ये सारा। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। इसको रोकने के लिए जैसे अब फौज में भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी ना स्ट्रेस के मुतालिक काफ़ी हद तक ना क्वेश्चंस वगैरह वो होते हैं, तो क्या हम एज अ सब्जेक्ट इसको आगे लेके नहीं चल सकते कि बाकायदा एक बच्चों को पढ़ाया जाए, नहीं आपने ऐसे रहना है, ऐसे कोई मसला नहीं, ये वो इस तरह। बेटा यही तो बात मैंने शुरू में भी कर दी थी कि हमारा कोई ऐसा करिकुलम में कोई ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं जो इन चीज़ों पे एड्रेस करे। ये तो अभी शुक्र आप करो कि एक टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि वेबिनार्स होते हैं, हम दूर बैठ के चलो जो है अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, हम सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं, एक इसका चलो ये फ़ायदा तो है। तो ये हो सकता है, अदरवाइज़ कोई करिकुलम ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये जो प्योरली इसको वो कर रहा हो कि ये भी आप बच्चों को पढ़ाएं कि उन्होंने स्ट्रेस को कैसे डील करना है। वही बात है, हमने अपने एनवायरनमेंट से सीख लिया है कि स्ट्रेस होगा तो उसको ऐसे ऐसे बिहेव करना है, ऐसे रिएक्ट करना है। तो अनफॉर्चुनेटली वो करिकुलम अभी तक नहीं है। सो यही हो सकता है कि बस हम जब पढ़ रहे हैं खुद से, तो फिर यही हो सकता है कि हम इर्द गिर्द वालों को बताते रहें, और वो भी अक्सर इर्द गिर्द वाले भी अक्सर कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है, वो भी कहते हैं हाँ तुम्हें तो हर चीज़ में वो साइकोलॉजिकल इशू नज़र आ जाता है। सो वो वही बात है कि पीपल डोंट टेक दिस सीरियसली। सो बस हमें तो ये है कि हम बस चल रहे हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। बेटा उमर, सारा कुछ हो गया और अब आप मैसेज कर रहे हो कि हाउ टू एनहांस इमोशनल इंटेलिजेंस। तो बेटा वो अब स्लाइड वो मैंने पिछले 2 घंटे में बता दी है। ठीक है, बाकी अली अहमद आप इस तरह करो कि बख्तावर आप प्लीज़, ये अली अहमद यहाँ पर हैं, इनको आप मेरा ईमेल आईडी दे दो। ठीक है, सो अली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर देयर, आई विल बी अवेलेबल। ठीक है, okay, so thank you so much everyone, and it's so good to see a huge number of participants here, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, even though I was very tired today, और मुझे था कि पता नहीं कैसा जाएगा सेशन। तो वैसे भी ये टॉपिक इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आई होप कि कभी इंशाल्लाह इन पर्सन भी मुझे यूटी आने का इत्तेफाक हो तो मैं इंशाल्लाह आप सबसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। ठीक है, Inshallah, ma'am. take care, Ma'am, have a ma'am, nice one day, rest of the day. Sorry. one thing I want to add. Ma'am, it seems you have covered all of our questions, and that's all for today's session. And I would like to thank basically our honorable speaker, Dr. Ansa Kuratalan, for taking time out of her busy schedule and benefiting us with her expertise. Ma'am, please Thank you. accept this digital seminar as a small token of motivation from our side. Thank you so much. Thank you so much. My pleasure. All And right, take care. appreciated by Mustafa Rapi. Okay, take For care. this digital seminar. And one thing I want to also add, I would like also thank to all our collaborators and our audience basically for listening us with great patience. And ma'am, here is your digital seminar. Hope you guys learned a lot throughout the event. Stay blessed and positive. Take care and Allah Hafiz. Thank you so much, everyone.